सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। एंड हमारा आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। ऑडिट ऑफ एनबीएफसी 4 से 6 मार्क का वेटेज, 4 मार्क डिस्क्रिप्टिव, 2 मार्क्स एमसीक्यूज। ओके, लास्ट अटेम्प्ट में आया था तो सर ये अटेम्प्ट में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा पेपर अपने ससुराल वालों ने, अपने घर वालों ने नहीं बनाए भैया, ठीक है, मतलब फैमिली ने नहीं बनाए, तो वो क्या कुछ भी हो सकता है। उससे पहले हम लोग क्विकली रिकॉल करते थे, जल्दी जल्दी मेरे को बताओ निधि कंपनी का क्लॉज नंबर कौन सा है कारों में? निधि कंपनी का क्लॉज नंबर कारों में। गुड मॉर्निंग तृप्ति, गुड मॉर्निंग। क्लॉज नंबर है 12। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को बताओ, हम लोग जब सीएफएस की बातें करते हैं कौन सा सेक्शन नंबर अट्रैक्ट होता है? सीएफएस में कौन सा सेक्शन नंबर अट्रैक्ट होता है सर? 129। वेरी गुड वेरी गुड। डिविडेंड में शेड्यूल बैंक में जाने के लिए डेज कितना है, जैसे वहां से डिविडेंड पे होते रहे। Someone, Tripti, आप रॉन्ग हो। 5 days, 5 days, 5 days। विशाल कल आप नहीं आए थे, शारद आई थिंक आप भी नहीं आए थे, तो प्लीज वो बैकअप आज ले लीजिएगा, बार पे आ जाएगा वट एवर वी हैव डन। देन व्हेन वी वर डूइंग पीएससी ऑडिट, इन डेप्थ इन डिटेल ऑडिट करने को क्या कहते हैं? इन डेप्थ इन डिटेल ऑडिट को क्या कहते हैं अपन? So that's comprehensive audit. Can you tell me comprehensive answer, जो आंसर है वो कैसे बनता है, क्या लिखना है अपने को उसमें? मैंने I've given you a code there. Very good, साक्षी, very good. Costing FM के वो चैप्टर्स लिखने पहले आपको कैपिटल बजटिंग, यूज ऑफ मटेरियल्स, लेबर कॉस्टिंग, आइडल कैपेसिटी, ऑल दैट, एंड देन OFC ट्रैपर। वो सम ऑफ द इश्यूज एग्जामिन इन द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, OFC ट्रैपर। ओके, दुनिया का पैसा ऐसा समझो कि वो हमारा खुद का पैसा है। Public money should be treated as if it is their own money. Which audit I'm talking to? Which audit it is? Propriety audit. CAG को अपॉइंट कौन करता है? CAG को अपॉइंट कौन करता है? President of India. Okay. Accounts format is written in which article number? Government's accounts format is written in which article number? Very good. It is 150. It is 150. Okay. जब मैं कहता हूँ डिविडेंड, अगर इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया है तो वो जाएगा अनपेड में। अनपेड में जाने का डेज कितना है? अनपेड, अंतरा यूर रॉन्ग, अजीता यूर रॉन्ग, अक्षय यूर रॉन्ग, पलक यूर रॉन्ग। अनपेड में जाने का साक्षी यूर रॉन्ग। अनपेड में जाने का डेज 7 days है। 7 days। स्वाति अब रॉन्ग हो, 7 days है, 7 days। अनपेड में जाने का डेज 7 days है ना, हमेशा ध्यान रखना। मैंने वो एग्जाम्पल दिया ना, डिले किया, डे 8, डे 9, डे 10, ये एग्जाम्पल याद रखो तो बराबर रहेगा। अनपेड में जाने का डेज 7 days है, डिले किया, डे 8, डे 9, डे 10, 3 दिन का डिले किया, कितना इंटरेस्ट है? अंबिका, यू आर रॉन्ग देयर, इट इज 12% इंटरेस्ट, 12%। सी हमने पे ही नहीं किया तो 18% है, वहां पर ट्रांसफर नहीं किया तो 12% है। ओके, डिविडेंड शुड बी पेड, सॉरी, कैन द डिविडेंड बी पेड आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट? नो सर, डिविडेंड कांट बी पेड। ओके, जब मैं बात करता हूँ सीएफएस चैप्टर की, इंड एएस में कौन सी एंटिटी को एग्जेम्पशन है? इंड एएस में कौन सी एंटिटी को एग्जेम्पशन है? इन्वेस्टमेंट एंटिटी। हम लोग जब मटेरियलिटी देखते हैं, मटेरियलिटी फॉर द सीएफएस, हम लोग कंपोनेंट वाइज देखते हैं, फॉर द ग्रुप एज अ होल देखते हैं। कंपोनेंट वाइज और फॉर द ग्रुप एज अ होल। सो फॉर द ग्रुप एज अ होल, जब मैं मटेरियलिटी वाला आंसर लिख रहा हूं, मुझे एक ऐसे का रेफरेंस देना होता है लास्ट में, लास्ट जो पॉइंट है अपना। पूजा रॉन्ग है, तृप्ति रॉन्ग है, कौन से ऐसे का रेफरेंस देते हैं अपन? ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑर्डर। वो लास्ट में जब कंक्लूड करें ना, इफ द ऑर्डर वांट्स टू पुट एनी ऑब्जर्वेशंस, मॉडिफिकेशंस, then he should consider the requirements of SA 600 using the work of another auditor। लास्ट वाला जो पॉइंट एकदम वो, ठीक है, ध्यान रखना मटेरियलिटी वाला। कल मेरे को सपने में आया, मतलब अभी सुबह कि अपने एग्जाम में क्वेश्चन आया डिस्क्लोजर का। ऐसा 3 डिस्क्लोजर बता दो कि जो सीएफएस में नहीं आया, जो सीएफएस में नहीं आता। बोनस इशू, एमएसएमई वाला इशू, डिस्क्लोजर ऑफ एमएसएमई, देन वैल्यू ऑफ foreign exchange expenses, foreign exchange earnings, foreign exchange expenses for foreign exchange earnings for professional fees, technical know-how, intellectual property। okay, फिर value on CIF basis for import, 500 मेरे को याद है इज्जत में, ठीक है। हाँ, dividend to non resident shareholders, very good। consumption of raw materials, very good very good, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी हम लोग कितने परसेंटेज पे बन रहे हैं? गवर्नमेंट कंपनी कितने परसेंटेज पे? क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। मिनिमम 51%, मिनिमम 51%, वेरी गुड। कीप गोइंग गाइस, 4 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, बहुत शानदार। चलो बढ़िया।
ऐसे करते रहिए, ऐसे करते रहिए, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा NBFC चैप्टर। अच्छा लग रहा है, सब लोग ऐसे पढ़ रहे हैं। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत लोगों ने आंसर नहीं किया है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने आंसर नहीं किया। आकाश ने आंसर नहीं किया, आज आकांक्षा ने नहीं किया है, अनीशा, अनन्या, मनीषा पटेल, राज, यू नो आंसर, रूबेन नो आंसर, शार्लेट ने एक ही आंसर दिया, सौम्य ने भी दिया है। यार दो विशाल जैन है हमारे साथ, अभी जस्ट लाइब्रेरी पहुंचा। ओके, प्लीज़ आंसर कीजिए यार, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा यार, अपन पढ़ने आए, रिवाइज हो जाएगा। हाँ, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, जिनके कुछ और ऑब्लिगेशन है, डोंट वरी, क्लासेस मिल जाएगी आपको, मैंने मैसेज कर दिया ग्रुप में। अभी ये रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्ड में थोड़ा सा एडिटिंग होता है, फिर वो कंप्रेस होता है, कंप्रेस के बाद फिर वो इंक्रिप्ट होता है, इंक्रिप्ट के बाद फिर अपलोड हो जाते हैं, तो पूरे प्रोसेस में दो घंटा लग जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम 2 बजे तक आ जाएगा यूट्यूब, आई मीन ड्राइव पर। ठीक है, करते रहो, करते रहो, करते रहो। So we start with the next chapter, audit of NBFC. $71 पेज नंबर, audit of NBFC. चलो, सो हर रोज 5 से 10 मिनट जो पढ़ रखा आप पहले रिकॉल कीजिएगा, तब जाके नया चैप्टर शुरू कीजिएगा। वेन एवर यू आर स्टडिंग अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो सेम चीज़ कीजिए। चीज़ें रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना 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 तो सब पढ़ रहे हैं ना, पर फेल मेजॉरिटी होते हैं। रोज रिटेन कीजिए, रोज वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर डूइंग, रिवाइज इट 5 मिनट खाली कि हाँ हमने कल क्या पढ़ा था वो है। बहुत ऑब्वियस है कि हम लोग एग्जाम तो नवंबर में हम लोग भूल जाते हैं, बहुत ऑब्वियस है वो चीज़ें। हाँ, पर धुंधला धुंधला याद है जब हम लोग बार बार रिकॉल करते हैं। ओके, ऑडिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब सुनो, तो सीधा बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में। सर द वेटेज ऑफ द चैप्टर वुड बी अप्रोक्सीमेटली अगेन 4 मार्क डिस्क्रिप्टिव, 1-2 मार्क MCQ, 6 मार्क के आसपास का, 6 मार्क। नाउ जैसे बैंक होता है वैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती है। हम बैंक में जाते हैं तो बैंक का मेन काम क्या होता है? पैसा लेना, पैसा देना, लाइक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड देन लोन बांटना। NBFC का भी वही काम है, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना, मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड लोन बांटना, मेन काम यही है। ये तो सर फिर हम लोग बैंक और NBFC में, बैंक में जाना NBFC क्यों शुरू किया? बैंक तो था ही ना पहले से भी। सी द डिफरेंस हियर इज कि बैंक जब शुरू हुए थे तो बहुत कम बैंक थे, वर्कलोड ज़्यादा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो सरकार ने एक और कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो लोन के लिए ये लोग भी हो सकते हैं। ये लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे चिट फंड कंपनीज, निधि कंपनीज, इंफ्रा डेट कंपनीज होती है, खाली इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, खाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की NBFCs होती है। पर बैंक तो बैंक ही होता है। तो सर फिर डिफर क्या है दोनों में? डिफरेंस एक ही है। आप मेरे को बताओ कि आप NBFC से, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको क्लास की फीस भरनी है, अभी अज्यूम करो आपका अकाउंट एक NBFC में, कोई मुझे एग्जांपल देगा कोई NBFC का? एनी एग्जांपल ऑफ NBFC? वेरी गुड। मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा कैपिटल, हीरो मोटोकॉर्प, हीरो होम्स, टाटा कैपिटल हो गया, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो गया, DHFL हो गया, ये सारी आपके NBFC है। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड NBFC इज ओनली वन, कि आपको भी क्लास की फीस पे करनी है। अज्यूम करो आपका बजाज फिनसर्व के साथ कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है, ठीक है, तो आपका अकाउंट बजाज वालों के पास है। क्या अभी कल को के आपको पैसे विड्रॉ करने हैं या कि पैसे पेमेंट करनी है, क्या आप चेक फाड़ के दे सकते हो? कैन यू इश्यू अ चेक फ्रॉम NBFC? नहीं, they do not form part of a payment system of the payment settlement system of the RBI.
आप चेक खाली बैंक से इश्यू कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी अज्यूम करो मैंने जैसे सहारा भी एक एनबीएफसी थी, क्योंकि वो डिपॉजिट वाली एनबीएफसी है, ओके। अब मैंने बैंक में भी एफडी, बैंक में भी मेरा पैसा रखा हुआ, मैंने एनबीएफसी में भी पैसा रखा हुआ है मेरा। अब हमारा जो मयंक है, मयंक नहीं आया आज, ठीक है। अज्यूम करो विशाल भैया, विशाल वेयर आर यू फ्रॉम? सो विशाल को क्या है, अभी पेट्रोल भरवाना है बाइक में। अब विशाल भैया को पेट्रोल भरवाना है तो विशाल को पैसे चाहिए, तो वो बैंक के एटीएम गया, पैसा विड्रॉ कर लिया एंड पेट्रोल भरवा लिया। क्या वो एनबीएफसी से पैसा विड्रॉ कर सकता है? नो। हम बैंक में जैसे मैंने आज चेक डाला, कल विड्रॉ करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। तो भैया वो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। बैंक कैन एक्सेप्ट व्हाट? डिमांड डिपॉजिट्स। बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, लाइक हम जाएंगे हमको पैसा मिलेगा, नहीं। दे कैन एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट मतलब सिंपल भाषा में एफडी, एफडीज, आरडी, वो सब कर सकते हैं, वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। हमको क्या करना है सर, हमको इसको पढ़ना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिटर। तो हियर वी आर नॉट ऑडिटिंग अ कंपनी, वी आर ऑडिटिंग विच टाइप ऑफ अ कंपनी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो कंपनीज एक्ट में कंपनी होती है तो बनी कंपनी, पर उसको लाइसेंस किसका मिला हुआ है? आरबीआई से मिला है, एनबीएफसी का। तो भैया हम लोग जो बात कर रहे हैं एनबीएफसी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है ना? तो हम लोग है पेज नंबर 71 पर, 71 मीनिंग ऑफ एनबीएफसी। खाली रीड करना। सेक्शन 45 ऑफ आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1997 डिफाइंस एनबीएफसी है। तो सीधा बोलने का एनबीएफसी मींस क्या? A financial institution which is a company, a financial institution which is a company, या फिर a non-banking institution which is a company with the principal activities of receiving or deposits or lending in any manner, lending in any manner, पैसा लेने का, पैसा देने का, पैसा लेने का, पैसा देने का। और my favorite, any other institutions or any other non-banking institutions or class of such institution as RBI में prescribe। तो डेफिनेशन वेरी रेयर पेपर में है, तो आपको अगर आती है तो बोलना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनी है जिसका प्रिंसिपल एक्टिविटीज क्या है सर? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड लेंड करना। एंड माय फेवरेट, एनी अदर इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सीजी, एनी अदर इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सीजी। पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको बताना है कि एनबीएफसी कैसी होती है, एनबीएफसी कैसी होती है सर, पहला चीज तो एनबीएफसी एक कंपनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक कंपनी। देन उस कंपनी में जो फाइनेंशियल असेट्स है, इट शुड कॉन्स्टिट्यूट, बच्चों इट शुड कॉन्स्टिट्यूट कितना सर? मोर देन, अटका नहीं है, 5 बार बोला है। फाइनेंशियल असेट्स कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल असेट्स नेटेड ऑफ बाय इंटेंजिबल असेट। मतलब सर अगर मैं कहता हूँ मेरी बैलेंस शीट में 100 रुपए की असेट है, टोटल 100 रुपए की असेट है, जिसमें से मेरी जो फाइनेंशियल असेट है ना, फाइनेंशियल असेट वो कितनी होनी चाहिए सर? वो मोर देन 50 होनी चाहिए। मोर देन 50 मतलब मैं एग्जांपल समझने के लिए 51 लिख देता हूं एक बार, ठीक है। 51 नहीं बोलना आपको, मोर देन 50 बोलना। लाइक 50.001 भी हो गया तो वो एनबीएफसी की पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे। अच्छा, एंड जो बाकी 14 है ना, बाकी 14 है वो कुछ और भी हो सकता है, बाकी 49 कुछ और भी हो सकता है। आकांक्षा दीदी नहीं, मिनिमम 15, अभी तो मैंने समझा 51 नहीं, 50.0001 भी हो गया ना तो भी आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मोर देन 50 है, मोर देन 50, 51 गलत हो जाएगा। सेम लाइक होल्डिंग सब्सिडी, वेरी गुड आर्यन, सेम लाइक होल्डिंग सब्सिडी, मोर देन 50 पकड़ना है अपने को, ठीक है। अच्छा सर ये फाइनेंशियल एसेट क्या होती है और अदर एसेट्स क्या होती है? जैसे मैं कहता हूँ लैंड हो गया मेरे पास, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर, एसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब मेरे अदर एसेट। तो 49 रुपीज के मेरे अदर एसेट हो सकते हैं, पर मेरा जो मोर देन 50% है ना, मोर देन 50%, ये क्या होनी चाहिए? मेरी फाइनेंशियल एसेट्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरी? ये फाइनेंशियल एसेट्स। कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एसेट? क्या होती है? मैंने आपको अदर एसेट समझा दिया, फाइनेंशियल एसेट बताओ क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, हाँ स्टॉक, अच्छा वैसा वाला, शेयर्स। डेटर्स कौन से वाले दीदी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कर रखी है, लोगों को लोन बांट रखा है,
ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस बेसिकली फाइनेंशियल। एनबीएफसी के लिए एसेट क्या होगा सर? जो ये लोग ने पैसा बांटा, जहां पर इन्वेस्टमेंट किया, तो वो उनके लिए एसेट है, तो वो क्या हो गया आपके लिए? फाइनेंशियल एसेट्स हो गए। क्या हो गया बच्चों आपके लिए? वो फाइनेंशियल एसेट्स। बैंक बैलेंस विल नॉट बी अ फाइनेंशियल एसेट, विल बी एन अदर एसेट। हमने जब वो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब हमने लोगों को लोन बांट रखा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा सर, फिर दूसरी कंडीशन क्या है सर? येंड 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 income from, very important, income from such financial assets constitute more than 50% of the gross income, मतलब टोटल इनकम। सेम में मैं कह रहा हूं पीएनएल है मेरा, पीएनएल में से, एक सेकेंड, कोई आया, मेरे पीएनएल में से अगर 100 रुपए मैं कमा रहा हूं, जिसमें से अगेन वापस मैं 51 आई एम टेकिंग ओनली फॉर द एग्जांपल सर, 51 रुपीज में कमा रहा हूं, कहां से? ये जो फाइनेंशियल एसेट है ना, ये जो फाइनेंशियल एसेट है, इनके थ्रू, ये जो फाइनेंशियल एसेट, इन्हीं के थ्रू मैं कितना कमा रहा हूं? 51 रुपीज। बाकी जो बैलेंस 49 रुपीज है, जैसे भंगार वंगार बेचा अपन ने, सेल ऑफ स्क्रैप कर दिया, वो सब वो आपकी अदर इनकम हो जाएगी। सर फाइनेंशियल एसेट से कौन सी इनकम कमा सकते हैं अपन? इंटरेस्ट कमा सकते हैं अपन, डिविडेंड कमा सकते हैं अपन, बराबर। तो वो सारी जो चीजें है ना, तो कोई प्रोसेसिंग फीस हो गई विच इज रिलेटेड टू दैट फाइनेंशियल एसेट। लोन वोन बांटा होगा अपन ने, कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया होगा, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं अपन, बराबर, तो वो सब कहाँ आएगा? आपके पीएनएल में आएगा, वो आपकी फाइनेंशियल इनकम हो जाएगी। सो बहुत सिंपल है। इंडेस 32 वाली नहीं है यहाँ डेफिनेशन फाइनेंशियल एसेट की। फाइनेंशियल एसेट एनबीएफसी में डिफाइन नहीं किया गया, एनबीएफसी में डिफाइन नहीं किया गया। आइडियली होगी वही, क्योंकि जब आप वैल्यूएशन करोगे कैसे करोगे? इंडेस ही करोगे ना, बिकॉज एनबीएफसी को इंडेस एप्लीकेबल है। ये तो सीखा होगा आपने वो इंडेस वरना एप्लीकेबिलिटी वाले पार्ट में। पर ऐसा वो डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि एनबीएफसी का पुराना चलता है, इंडेस अभी आया है, इसीलिए मे भी बाद में क्लैरिफिकेशन आ जाए, पर अभी सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप ऑडिट पढ़ रहे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन ऑडिट कंटेंट। टैक्स, लॉ, कॉस्टिंग, एफएम नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस जो यहाँ लिखा है उसके हिसाब से चलने का बस। ओके, नाउ सो कंडीशन क्या है? दो कंडीशन है सर। माय फाइनेंशियल एसेट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी, एंड इनकम फ्रॉम सच फाइनेंशियल एसेट शुड कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। अगेन वे डू my financial assets should be more than 50% of the total assets of the company, netted off by intangible assets, and income from such financial assets should constitute more than 50% of the gross income. अगर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 अगर सेटिस्फाई होती है, एंड अगर आप एक कंपनी हो, तो आपको अगर एनबीएफसी का धंधा करना है, आपको अगर एनबीएफसी का बिजनेस करना है, सो बॉस मैंडेटरली यू शुड टेक रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा सर? भैया पैसों वाली कंपनी है, पैसों के लिए माई बाप कौन है इंडिया में? पैसे के लिए कौन है माई बाप? चैट में लिख के बताओ, आरबीआई। सो मैंडेटरी क्या करना पड़ेगा अपने को? आरबीआई से रजिस्ट्रेशन आना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जरा मेरे को जरा बताना, क्या आपने कारों में कहीं पढ़ा है एनबीएफसी के बारे में? मनीषा जी रॉन्ग हो, सौम्या राइट है, अंतरा जी रॉन्ग है। सेक्शन 45 आई ऑफ आरबीआई 1934, व्हाट इज द पॉइंट नंबर? I mean clause number I need. What is the clause number? Raviraj, very good. Clause number is the 16 is the, अबे 16 लास्ट में आके कितना बचा? 45 आई ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। देन आएगा उसका रेफरेंस भी आगे मिलेगा आपको। रजिस्ट्रेशन ये आ गया। No NBFC means sir, no NBFC is allowed to commence or carry on the business of NBFC without obtaining a certificate of registration issued by RBI. तो आपको RBI registration certificate कब देगा? जब आपका कंडीशन कंप्लाई होगा। कंडीशन कब कंप्लाई होगा? जब आप एक कंपनी होंगे, एंड आपके पास क्या होना चाहिए? एंड
हैविंग अ नेट ओन फंड, क्या बोलोगे आप? हैविंग अ नेट ओन फंड, हैविंग अ नेट ओन फंड ऑफ ₹2 crore फॉर न्यू एनबीएफसी। कितना बेटा? 2 crore रुपीज फॉर न्यू एनबीएफसी सीकिंग ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो भैया हमारा नेट ओन फंड कितना होना चाहिए? 2 करोड़ रुपया, 6 करोड़ रुपीज, 6 करोड़ रुपीज, 6 करोड़ रुपीज। नेट ओन फंड कितना होना चाहिए हमारे पास? 2 करोड़ रुपीज। क्लियर? तो पहला कंडीशन है रजिस्ट्रेशन का। सर वो क्या बोलते हैं? पहले तो कंडीशन सेटिस्फाई करो, कंपनी होना चाहिए, एंड income from financial assets should be more than 50% of the gross income, and financial assets should be more than 50% of the total income. Third, you should obtain certificate of registration from RBI. Fourth, आपका net own fund कितना होना चाहिए? 2 करोड़ रुपए का। दीदी क्या ये है? In the model it is given 25 lakh rupees. 1 second दीदी, 1 second. Can you see दीदी? ₹2 crore rupees, ₹2 crore rupees, ₹2 crore rupees. Now, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी है, खाली रीड करना है, कुछ काम का नहीं है, पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है। कोई डेफिनेशंस नहीं दिए, कुछ नहीं दिया है लोग ने, ना मॉडल में भी कुछ नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया हुआ है। एक होती है आईसीसी कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, जिनका काम क्या होगा? इन्वेस्टमेंट करना एंड लोगों को लोन बांटना। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जैसे एल&टी इंफ्रा है, उनका काम क्या होता है? खाली बड़े बड़े जो ब्रिजेस बन रहे होते हैं ना, ब्रिज हाईवेज, उनको फाइनेंस करना हो गया। सिस्टमिकली कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, सिस्टमिकली कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, सीआईसी जिसको बोले, सीआईसी, सीआईसी, सोना सोना लम्हा लम्हा, कैरो कैरो कैरो, क्लास नंबर 16, वेरी गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसीज, बड़े बड़े हाईवेज को ये दिए। अगर आप देखो ना टोल टैक्स जहाँ लिखे होते हैं ना, तो वहाँ पर अलग अलग म्यूचुअल फंड टाइप्स होते हैं लोग, तो ये वाली अलग एनबीएफसी होती है। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो मेरे से गरीब लोग को लोन देते हैं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब्जी वालों को, फ्रूट्स वेंडर्स को, दुकान वालों को, रिक्शा वालों को, माइक्रो फाइनेंस, लाख लाख 2-2 लाख रुपए का जो लोन होता है वो, ठीक है। फैक्टर्स इज बेसिकली योर वो डेटर्स रिकवरी वाली जो कंपनीज होती है ना, डेटर्स रिकवरी करवाती है, वर्किंग कैपिटल में देखा फैक्टरिंग वो। हाँ, और एक होती है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, खाली वो पैसे के लिए ऊपर लग बना रखे होल्डिंग कंपनी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, तो जिसका काम है फंडिंग कर दिया, दैट्स इट, और कोई बिजनेस नहीं है उसका, उस कंपनी का कोई बिजनेस नहीं था। तो ये अलग अलग प्रकार की एनबीएफसी, कोई डेफिनेशन नहीं है मॉडल में, तो मतलब सिलेबस में नहीं है, टाइप है, पता होना चाहिए खाली बस, नॉट एन एग्जाम क्वेश्चन। नेक्स्ट, नंबर 2 ये आ गया डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी। अब फाइनल लेवल पे देखो, बैंक एंड एनबीएफसी का डिफरेंस इंस्टीट्यूट पूछना बहुत डिफिकल्ट है, बट क्या है, अभी वो कहानी बना देगा कि यू आर ऑडिटिंग अ कंपनी विच इज एनबीएफसी, इतना फलाना टिकना टर्नओवर, ये वो। अच्छा, उसका जो चेयरमैन है वो पूछना चाहता है, या योर आर्टिकल असिस्टेंट आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी, होता है फर्स्ट ईयर आर्टिकल, आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी, तो वो घुमा फिर आके आपको केस बना के दे सकता है, या आपको एमसीक्यू में कोई पहचानने को आ जाए। देखो पहला क्या है, सर एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट बट दे कैन एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट। कभी भूल जाओगे ना ऐसा समझने का, क्या एनबीएफसी का एटीएम होता है? क्या मैं एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ? नहीं। पर क्या बैंक का एटीएम होता है? हाँ सर। तो डिमांड डिपॉजिट, मेरे को जब पैसा चाहिए मैं जाके ले सकता है, कहाँ से? बैंक से। एनबीएफसी नहीं ले सकता। हाँ, पर एनबीएफसी में एफडी कर सकते हैं, एफडी मतलब टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है। फिर ये मैंने आपको बता दिया, एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, चेक फाड़ के नहीं दे सकते अपन, एंड दे कैनॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। तो ये 2 पॉइंट तो आपको याद रहेंगे, क्योंकि पहला वाला काम का चीज़ है, पहले वाले में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा हमेशा सोचने का, क्या मैं बैंक एटीएम जा सकता हूँ? हाँ सर। रोज जा सकता हूँ? हाँ सर। हर घंटे जा सकता हूँ? हाँ सर। क्या मैं एनबीएफसी के एटीएम जा सकता हूँ? नहीं सर, क्योंकि एटीएम होता ही नहीं उनका, तो वो लोग डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर हाँ टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन दे कैनॉट they do not form part of the payment and the settlement system and cannot issue check drawn on itself. Number 3, DICGC
क्या बच्चों, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ NBFC अनलाइक इन केस ऑफ बैंक्स। अब जैसे कल को कोई बैंक ही लूट गया, बैंक होता है बैंक बैंकरप्ट हो जाते हैं, खत्म हो गया बैंक। अभी मेरा पैसा पड़ा था बैंक में, अजूम को पैसा पड़ा है 20-25 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल नहीं है भैया, UPI ट्रांजेक्शन करते हैं अपन। तो बैंक अगर डूब जाता है तो मेरे को सरकार की तरफ से कितना पैसा मिलता है वापस? एनीवन एनी आइडिया? 5 लाख हो गया ना, वो इंक्रीज हो गया 5 लाख, पहले 1 लाख होता था, अब आई थिंक वो 5 लाख हो गया। कॉर्पोरेट सोसाइटी वाले बैंक में आई थिंक 1 लाख है, कॉर्पोरेट सोसाइटी वाले बैंक में 1 लाख है। अब कल कोड के अगर NBFC डूब जाए तो भैया RBI पिक्चर में आएगा, कितना पैसा मिलेगा अपने को? मैंने जैसे NBFCs में मैंने वो डिपॉजिट्स कर रखे थे, बहुत सारे FD कर रखे थे, भाई साहब ज़ेरो ज़ेरो ज़ेरो, डूब जाएगा। जैसे सहारा वाला, अभी आपने अगर पढ़ा होगा पिछले हफ्ते अनाउंसमेंट आया सरकार का कि जिनके सहारा में जिन्होंने पैसे कर रखे थे उनको पैसे मिलेंगे, आपको क्लेम करना पड़ेगा, पर वो प्रोसेस लगेगा। हम इंडिया में रहते ना, बराबर, तो सहारा वालों को कुछ नहीं मिलता। जैसे अभी DHFL डूबा था, बराबर, तो जो जिन्होंने लोन लिया वो तो मजे, बराबर, पर जिन्होंने वहां पर डिवेंचर्स ले रखे हैं, FD कर रखी है, क्योंकि क्या होता है सर, मैं बैंक छोड़ के NBFC में क्यों इन्वेस्ट करूंगा, बताओ क्यों FD होएगा? व्हाट इज द रीजन? करेक्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक दे रहा है 60%, वही जैसे DHFL 12% दे रहा था उस टाइम पे, नहीं उस टाइम पे तो नॉर्मल वॉज 9, हाँ 15% 14% इंटरेस्ट देता। पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर डाल दिया DHFL में लोगों ने डिबेंचर्स, नहीं मिला कुछ, मिला क्या टुल्लू, नथिंग नथिंग, डूब गया, डूबा 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 डूबा, वही है। तो कभी भी NBFC जो ट्रस्टेबल NBFC है उससे जो पैसा डालेगा कभी भी उठ सकते हैं, एंड कोई कोई आपको प्रोटेक्शन करने के लिए कोई रूल ही नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो DHFL के जो ओनर होते तो मजे कर रहे जिंदगी में, पैसा ऐसा खा गए, नहीं तो कितना बड़ा कंपनी हुआ करता DHFL। देन नो मिनिमम एक्सपोजर टू प्रायोरिटी सेक्टर, क्या बोलता है, नो मिनिमम एक्सपोजर टू प्रायोरिटी सेक्टर इज रिक्वायर्ड बाय NBFC। लाइक फॉर एग्जांपल, जितनी भी आप फंडिंग कर रहे होते हो बैंक वालों, जितनी भी आप लोगों को पैसे दे रहे होते हो, कुछ परसेंटेज आपको एग्रो का सेक्टर में देना पड़ता है, मैंडेटरी एग्रो सेक्टर, क्योंकि वो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है सरकार की तरफ से, RBI की तरफ से नॉर्म से कि आपको आपको एग्रो वेंडर्स जो होते हैं, लाइक जो कस्टमर्स होंगे जो एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज आपको वहां देना पड़ेगा। NBFC में ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। करेक्ट अक्षय, कोटा जो है, NBFC में कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आइडियली 4 ही पॉइंट आपके पास इसमें। पहला, दे डू नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, हाँ बट दे कैन एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट्स। नंबर 2, दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। थर्ड, DICGC, Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation, is not available to the depositors of NBFC. Fourth, no minimum exposure is required by the NBFC. खत्म, 4 पॉइंट क्लियर इतना। चेक पॉइंट सर, Rashmika, you cannot give check from NBFC ना, you don't have a bank account with NBFC. How can you give check? For example, आपको क्लास की फीस पे करनी थी, आप बजाज फाइनेंस से चेक फाड़ के दे सकते हो क्या? पर आप बैंक से चेक फाड़ के दे सकते हो, अंडरस्टूड? अल्फा टू रश्मिका, कम इन रश्मिका, ओवर, या no, we are doing what? NBFC कहाँ गया? एक क्वेश्चन वो कराना जरूरी है आपको। पेज नंबर 72, पेज नंबर 72, people who have got book, पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 12।
पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 12. Now listen. देखो कैसा क्वेश्चन आता है. सत्यम प्राइवेट लिमिटेड is a company engaged in trading activities. ट्रेडिंग. अब कौन सा ट्रेडिंग है वो बताया नहीं, आगे देखते क्या है. इट हैज ऑल्सो मेड इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज. ओके, तो हम कह सकते हैं ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एनी गुड्स. ओके, इट हैज ऑल्सो मेड इन्वेस्टमेंट शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज एंड एडवांस लोन्स टू ग्रुप कंपनीज अमाउंटिंग टू मोर देन 50% ऑफ टोटल असेट्स. मतलब उनकी बैलेंस शीट में 49 कुछ और है, पर मोर देन 50% क्या है, लोन वोन बांट रखा है. ठीक है. हाउएवर ट्रेडिंग इनकम कॉन्स्टिट्यूट्स मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल इनकम. However, trading income constitute majority of its total income. The question is whether company is NBFC. नो कह रहे हो आप लोग. किसी ने तो यस कहा बीच में, रजिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा आरबीआई से. अप्रूव सेइंग यस. शार्लेट का नो, अंबी का नो. 2 people have said yes. सर इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट पे क्लैरिटी नहीं है मुझे. सेकेंड कंडीशन नॉट फुलफिल. करेक्ट बच्चों, ये मेजॉरिटी बोला है. मेजॉरिटी कुछ भी हो सकता है ना, 60%, 40%, मुझे नहीं पता सर कितना है. और क्या बोला, ट्रेडिंग इनकम कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल इनकम. दीदी ट्रेडिंग इनकम कॉन्स्टिट्यूट, सो ट्रेडिंग इनकम कॉन्स्टिट्यूट मतलब मोर देन 50% इज ट्रेडिंग इनकम. तो मेरी फाइनेंशियल इनकम कितनी होगी, 49 हो जाएगी ना. ट्रेडिंग इनकम कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50%, तो मेरी फाइनेंशियल असेट वाली इनकम तो लेस देन 50 हो गई. लेस देन 50 हो गई ना. तो अपने को अगर एनबीएफसी बनने का है तो कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 बोथ शुड बी सेटिस्फाइड. सो देयरफॉर द सच अ कंपनी इज नॉट एन एनबीएफसी. नॉट एन एनबीएफसी. समझा कैसे. तो अभी आपको लिखने की डेफिनेशन पूरी जो मैंने आपको सिखाई, डेफिनेशन छापी. इन द अबव केस इट इज फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑन द असेट साइड, बट इट इज नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑन द इनकम साइड. देयरफॉर द कंपनी कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एनबीएफसी. इज इट क्लियर गाइस? People who went wrong, I think Vishal and Doljan और थे. I hope things are clear to you. Trading income is more than 50 ना, तो अदर इनकम वाली है तो वो तो कम है. आई मीन जो फाइनेंशियल इनकम है वो अपनी कम है. ठीक है. तो ये 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन जब ये एग्जाम में आया था भाई साहब हिला दिया था बच्चों को. एग्जाम क्वेश्चन है. ठीक है. ये करना होगा आपके पास. अगर अभी कैल्सी है तो अच्छी बात है, अगर कैल्सी नहीं तो मोबाइल पे कर लीजिएगा. कोई व्हाट्सएप और कोई टेलीग्राम इंस्टाग्राम नहीं देखेगा. ठीक है. ये क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, आप करके बताओगे मुझे. Question 13. ABC is a company registered under Companies Act. The company is engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, stock, bonds, debentures issued by the government or local authorities. तो क्या दिख रहा है हमारा कि भैया ये एनबीएफसी से धंधा कर रही है. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 फॉलोइंग आर द सम एक्सट्रैक्ट. क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल 40.53 करोड़ है. नॉन करंट असेट्स लोन्स एंड एडवांसेस मतलब बाटा 55.90. Current assets 344.47 crores. Total assets of the company है 530 crores. Intangible assets है 3 crores. Oh, intangible. Profit है 7.25. Interest, dividend income, interest income 52 crores. Gross income 102.57 crore. आपको बताना है the directors intend to apply for registration as NBFC under section 45IA of RBI Amendment Act 1977 advice. मतलब आपको ये 50-50 वाला क्राइटेरिया सेट करना है. एक मिनट रुको, ये दोनों यहाँ लिख देता हूँ मैं. पेड अप कैपिटल 40.53, 55.90. पेड अप शेयर कैपिटल वाज और नॉन करंट असेट्स लोन्स एंड एडवांसेस 40.53, 55.90 crores. लो डेटा. चलो बताओ क्या ये एनबीएफसी है? आराम से करो, कोई घाई नहीं है, आराम से करो.
तो पहले तो आप डेफिनेशन लिख दोगे, फिर कैलकुलेशन करके दिखानी है आपको। कैलकुलेशन बताओ क्या ये एनबीएफसी बन रही है? बोलो 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 ना बोलो। बराबर एनबीएफसी, ठीक है, एक बार चेक कर लेते अपन भी, बाकी लोग जो कर रहे हो। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट गिविंग द आंसर, हम लोग चेक करने पड़ेंगे। मेरे को बताओ, कंपनी का जो अपन करते हैं मोर देन 50% एसेट का, कितने का अपने को 50 मोर देन 50% करने का है? सर 530 माइनस 3, 527 का आपको 50% करने का है। 527 का अगर आप 50% करते हो तो वो आता है सर मोर देन कितना होना चाहिए, 263.5 होना चाहिए वो, ठीक है, मोर देन 263.5। आई होप आपको समझा होगा 527 क्यों आया, वाई वी हैव टेकन 527, वाई गाइस? करेक्ट, वेरी गुड, नेटेड ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। लोग भूल जाते हैं इस लाइन को, नेटेड ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, अब मेरे को बताओ कंपनी का कितना एसेट है? कितना एसेट है टोटल? तो सर मेरा टोटल एसेट आ रहा है 400.37। करेक्ट, आया आपको? कैसे आया सर? बेटा शॉर्ट टर्म हुआ या लॉन्ग टर्म हुआ, पैसा दिया ना मैंने तो मेरे लिए तो एसेट है, तो भैया नॉन करंट असेट्स करंट असेट्स दोनों को ऐड कर देने का। तो सर कंडीशन 1 में कहता था वो कि इट शुड बी मोर देन 263.5, पर सर यहाँ पर तो सर 400.37 है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, माय फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन एंड है, एंड इनकम फ्रॉम सच फाइनेंशियल एसेट्स। सर टोटल इनकम कितनी दे रखी है लोग ने? 102.57, 102.57। अब इसका मेरे को कोई 50% करके देगा? 102.57 को करते तो अपन आता है 51.285, 51.285 बराबर। अब क्वेश्चन में जो मेरे को इनकम दे रखी है, इनकम कितनी दे रखी है वो लोग ने? सर वो लोग ने 52 दे रखी है, वो लोग ने 52 दे रखी है। 51.285 से क्या 52 ज़्यादा है? हाँ सर ज़्यादा है, तो कंडीशन 2 सेटिस्फाई। तभी मैंने आपको चिल्ला चिल्ला किसका है, मोर देन 50, मोर देन 50, मोर देन 50, मोर देन 50। क्या बोलना है आपको? हमेशा मोर देन 50 ही बोलना है, 51 भी नहीं बोलना, क्योंकि ये देखो सब में देखो 51 में शायद कुछ चेंज हो जाता ना, इसलिए मोर देन 50 बोलना है। सो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, कंडीशन 2 सेटिस्फाइड, दोनों हैं। आप आरबीआई के पास जाइए, नेट ओन फंड 2 करोड़ रुपए लीजिए, रजिस्ट्रेशन लेकर आ जाइए। एग्जाम में प्लीज शो ऑल द कैलकुलेशंस, all the calculation, why you have taken 527, then 400.37 किसको मीट कर रहा है, 263 को मीट कर रहा है, 52 किसको मीट कर रहा है, 51.285 को मीट कर रहा है, पूरा दिखाना पड़ेगा। सिर्फ पेपर चेकर को तो पता कि है, तुम डायरेक्टली आंसर नहीं, सर आपको पूरा कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। एग्जाम क्वेश्चन है देखो, चलो ना पूरा दिखाए, एक एक चीज कैलकुलेशन में दिखाइए। एंड क्या बोलते हैं, देयरफॉर दे कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 आएगा ऑफ आरबीआई एक्ट बाय अजीता। अंडरस्टूड? और एक बार देख लो, कुछ और है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एनबीएफसी? लिख पाएंगे व्हाट इज एनबीएफसी? बहुत पुराना क्वेश्चन है, वेरी रेयर एग्जाम में, बहुत पुराना क्वेश्चन, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी, जो अपना पहला जो है ऊपर वाला जो पॉइंट था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, फिर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे दे लोगों को, एंड सच अदर इंस्टीट्यूशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, वेरी रेयर एग्जाम में है, ठीक है ना। अब आ जाइए वापस से, तो अपने 2 क्वेश्चन हो गए, उसके मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए।
अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रूडेंशियल नाम। सो ये अपन छोटे में शॉर्ट्स में लिखेंगे अपने एग्जाम बुक में। ये आपको काम आ सकता है फॉर एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव नहीं, बिल्कुल नहीं डिस्क्रिप्टिव ये सब। देखो तो इसे मॉडल में दे रखा है, एवरी एनबीएफसी शैल मेंटेन अ कैपिटल रेशियो कंसिस्टिंग ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2। ये बताइए आपने सीखा हुआ है टीयर 1 टीयर 2, इंटर लेवल पे सीखा होगा, आईपीसी में सीखा टीयर 1 एंड टीयर 2। कंसिस्टिंग ऑफ aggregate risk weighted asset on the balance sheet items of which it shall not be less than 50%. So it shall not be less than 50%, मतलब कितना होना चाहिए वो, मिनिमम 15%, मिनिमम 15%। तो मेरा सर कैपिटल रेशियो एवरी एनबीएफसी का कैपिटल रिस्क एसेट होता है ना, कैपिटल रेशियो जो होता है, इट शुड बी मिनिमम कितना परसेंट, 51%। मिनिमम कितना परसेंट है, 51%। वेटिंग फॉर द बुक सर। ऑफिस में 11 बजे फ़ोन कीजिएगा, वो आपको ट्रैकिंग आईडी देंगे। ओके स्वाति, नो इश्यूज़, आपको 2 बजे तक बैकअप मिल जाएगा। तो आप शाम को देख लीजिएगा, पार पे आ जाएगा कि आज ये 70-75% खत्म हो जाएगा, लाइक 20% बचा वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक सुनिए अभी पहले। हाँ, तो मिनिमम कितना है बच्चों, मिनिमम 15% है। मिनिमम कितना, मिनिमम 15%। अच्छा, जिसमें से स्पेसिफिकली टीयर 1 कैपिटल, वो कहते हैं टीयर 1 टीयर 2 दोनों मिला के 15 होना चाहिए, नो इश्यूज। ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 दोनों मिला के 15 होना चाहिए। जिसमें से टीयर 1 कितना होना चाहिए स्पेसिफिकली, सर मिनिमम इट शुड बी 10%, इट शुड बी मिनिमम 10%। टीयर 1 शुड बी मिनिमम 10%। टीयर 1 और टीयर 2 क्या है वो हमको नहीं है सिलेबस में, ज्ञान नहीं देना अपना कुछ भी, खाली इतना बोलना एवरी एनबीएफसी शैल मेंटेन अ कैपिटल रेशियो कंसिस्टिंग ऑफ टीयर 1 टीयर 2 15%। इसमें से 15 में से स्पेसिफिकली टीयर 1 का होना चाहिए 10% होना चाहिए। बट वही अगर आप क्या कर रहे हो, गोल्ड का बिजनेस करो, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस हो गया, ठीक है, अगर आप गोल्ड वाली एनबीएफसी हो, ठीक है, लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, तो आपका टीयर 1 कैपिटल कितना होना चाहिए, 12% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 12%। जनरली दोनों मिला के 15, बट कंडीशन क्या है, टीयर 1 10 होना चाहिए। बट अगर आप गोल्ड करो तो आपके लिए टीयर 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देन in case of non-systemically important non-deposits NBFC, net owned fund requirements have to be complete। हमको पता है नेट ओन फंड कितना होना चाहिए, नेट ओन फंड कितना बोला रखा है अभी, 2 करोड़ रुपए, मॉडल के हिसाब से 2 करोड़ रुपया, ब्लर हो गया भैया, मॉडल के हिसाब से 2 करोड़ रुपया। क्लियर इतना चीज। तो अभी तक यहाँ पर अपन ने क्या सीखा एमसीक्यू, सर टीयर 1 टीयर 2 मिला के कितना 15%, जिसमें से टीयर 1 कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। गोल्ड का जो बिजनेस है, गोल्ड का जो बिजनेस है वहां पर टीयर 1 में 12 होना चाहिए। बस ये इतना पेज में इतना काम का है। देन फिर इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स, अगेन आपको ये आईपीसीसी की बातें याद होगी अपनी, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। क्या बच्चों, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। पता है वो 4 प्रकार की एसेट होती थी। अब आप मेरे को बताओ, अगर हमने फंडिंग दे रखी है, अगर मैं एनबीएफसी हूं एंड मैंने आप लोगों को फंडिंग दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आकाश को पैसे दे दिए। अब भैया आकाश भैया तो क्या किए, पैसा नहीं दिए, पहला ईएमआई डेबिट बाउंस हो गया, दूसरा ईएमआई डेबिट हुआ बाउंस हो गया, तीसरा ईएमआई डेबिट हो गया बाउंस हो गया। सर 3 ईएमआई नहीं दिया, 3 ईएमआई नहीं दिया सर, 3 ईएमआई मतलब सर 90 दिन बीत गया, 90 डेज हैव बीन पास, 90 डेज हैव बीन पास, दैट मींस 3 मंथ्स हैव पास। सर क्यों चिल्ला रहे हो सर, 3 महीने में क्या हो गया ऐसा बच्चों, 3 महीने में क्या हो जाता है ऐसा सर, क्या हो जाता है वो हो जाएगा एनपीए। क्या हो जाएगा आपका वो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या हो जाएगा आपका वो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एंड अगर वो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, आपको उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस में, बराबर। एंड अकॉर्डिंगली अपने को क्या करने पड़ते हैं, प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। अकॉर्डिंगली क्या करनी पड़ेगी अपने को, उनके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, बराबर। ये सीखे थे ऐसा कुछ। अब ये जो है, ये जो पार्ट है, ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। तो पहले अपन एक बार इसको मॉडल खोलता हूँ मैं, आप लोगों को खोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा लिखवाऊंगा, देन वी विल रिकॉल फ्रॉम हियर। यहाँ पर सब शॉर्ट में लिखा है क्योंकि, ओके लेट्स स्टार्ट। ये जितना भी आपको मैं प्रोविजन सिखा, ये सब आपके इसके लिए एमसीक्यू के लिए काम है, ध्यान रखना। देखो, every NBFC after taking into account the degree of well defined credit weakness and extent of
डिपेंडेंस ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर रियलाइजेशन, क्लासिफाई इट्स हायर लीज परचेज असेट्स इनटू द फॉलोइंग असेट्स। क्या है? 4 स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। 4 होते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। ठीक है, एक एक पढ़ते हैं। सर स्टैंडर्ड असेट क्या होती है? बहुत सिंपल है, खुद को देख लो, मेरे को देख लो, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। कभी किसी का सर उधारी नहीं लिए, और उधारी लिए तो टाइम पे किए बॉयज, हैं पे किए सबका उधारी, दोस्तों का भी, कि चल रहा है खाता अभी भी? नहीं, दोस्ती नहीं दे रहा सर, दे ही नहीं रहा सर। लाल डायरी वाला खाता, अरे दीदी, दीदी भी चाय के शौक रखती है, चाय 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 पी रही होती है दीदी भी। लाल डायरी वाला खाता है दीदी का। दीदी व्हाट? मालब्रो विल्स। लोगों ना ब्रेक में चाय पीने जाते हैं, वो ये दीदी का भी खाता है, तो बताओ। मॉर्टन इंडिया, मॉर्टन इंडिया। ऐसा कौन पीता है? ओहो, तो अक्षय तुम बीड़ी वाले हो, ऐसे पीते तुम? या वो जो गांव में होता है ना, ऐसा ऐसा पीते हो तुम? नहीं, तुम वो वाले हो। साक्षी के तो अलग ही शौक है, बताओ। तंबाकू खाती है लड़की, ससुराल वाले क्या कहेंगे? तंबाकू यहां से लाल निकल आए, लिपस्टिक की जगह पे तंबाकू। बोलो जुबा केसरी। अलग अलग शौक है सबके, मानना पड़ेगा। मॉडर्न इंडिया, मोदी जी की भाषा में, मेरा देश बदल रहा है। वही वही जो लाइन है जो आमिर खान कह गए, हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी है। ले पान तंबाकू, फू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, स्टैंडर्ड असेट सर मतलब क्या? कोई रिस्क नहीं है भाई साहब, पैसा दे रहे हैं लोग, हमने पैसा बांटा, वो लोग ने रीपे कर दिया, नो रिस्क। हाँ, नॉर्मल जो बिजनेस रिस्क होता है वो है, बाकी कोई रिस्क नहीं है। तो वो असेट कौन सी हो जाएगी? स्टैंडर्ड असेट। सो फॉर एग्जाम्पल है कि एनबीएफसी ने, मैंने आप सबको लोन दिया, आप सब लोग टाइम पे कर रहे हो। हाँ, नॉर्मल कभी कभी ऐसे फॉर एग्जाम्पल जैसे भी वो कोरोना आ गया था, फ्लड आ गया, तो कभी कोई रीपे नहीं कर पाया, तो बात अलग है, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस रिस्क होता है, पर बाकी हमेशा आप लोग पैसा दे रहे हो। सो इट सेज स्टैंडर्ड असेट मीन्स द असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो डिफॉल्ट is what? No default in respect of principal or payment of interest is perceived and which does not disclose any problem or carry more than normal risk attached to the business। तो मतलब पूरा पैसा आ रहा है, जब पूरा पैसा आ रहा है वो कौन सा असेट है? स्टैंडर्ड असेट है। जैसे अपन लोग हो गए, अब क्या हुआ? सब स्टैंडर्ड असेट की बात हो रही है। स्टैंडर्ड के बाद क्या आ जाएगा? सब स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये पढ़ना पड़ेगा अपने को, इसको याद करना पड़ेगा। देखो, एन असेट विच इज क्लासिफाइड एज एनपीए। तो पहला चीज तो मेरे को बताओ, एनपी अपन कितने महीने पे बनते? 90 दिन हो गया, या 3 months, whatever you say, okay? More than 90 days, more than 3 months, okay? For a period not exceeding 18 months, for a period not exceeding 18 months। ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे? आप हो जाओगे सब स्टैंडर्ड। आप क्या हो जाओगे? सब स्टैंडर्ड। पर सर ये कौन सी वाली एनबीएफसी के लिए? ठीक है, कौन सी वाली एनबीएफसी के लिए बच्चों? ध्यान से सुनो, ये क्या होता है, क्यों होता है, मेरे को भी नहीं पता, इतने पैसे में इतना आएगा बेटा, पर ये है, क्या है, क्यों है, 17 नवंबर को गूगल से पूछ लेना आराम से, आराम से। यहां क्या है? नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी आरबीआई डायरेक्शन 2016। ये एक कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी होती है, उनके लिए बोल रहा है कि अगर आप एनपीओ हुए, आप पहले तो एनपीओ हो गए, एनपीओ कब होता है? अपन मोर देन 3 months। आपको एनपीओ हो गए मैक्सिमम कितना? 18 महीना, नॉट एक्सीडिंग 18 months, नॉट एक्सीडिंग 18 months। तो आप क्या हो जाओगे? आपको हम उठा के क्लासीफाई कर देंगे सब स्टैंडर्ड। अज्यूम करो हमने अक्षय को लोन दिया था, हम लोग एनबीएफसी है, अक्षय पहले एनपीए हो गया, एंड उसको एनपीए बने कितने महीने हो गए? मैक्सिमम 18 महीना, नॉट एक्सीडिंग 18 महीना, बट क्या बोला? नॉट एक्सीडिंग 18 months, नॉट एक्सीडिंग 18 months। देन अक्षय का जो लोन अकाउंट है उसको हम क्या ट्रीट कर लेंगे? सब स्टैंडर्ड। हमारी बुक्स में हम क्या ट्रीट कर लेंगे उसको? सब स्टैंडर्ड। वही सेम चीज अगर हम लोग कौन सी वाली एनबीएफसी होते हैं? सिस्टमिकली, देखना ऑपोजिट है, नॉन सिस्टमिकली, ये सिस्टमिकली। ठीक है, इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट,
ठीक है, टेकिंग कंपनी आरबीआई डायरेक्शन 2016, यहाँ पर क्या है, एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी आरबीआई डायरेक्शन 2016। तो भैया इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या पढ़ना है अपने को, 12 महीना पढ़ना है। तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग पीरियड हो जाता है। नॉन सिस्टमिकली वालों के लिए कितना है, 18 महीना है, एंड सिस्टमिकली लिए कितना है, 12 महीना है। एक सेकेंड ना, मेरे को एक आंसर चेक करना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको याद करवाऊंगा, करा रहा हूँ, उनको टेंशन, मतलब मैं हूँ, जिंदा हूँ मैं भैया, करेंगे करेंगे अपन। यार दीदी वेट वेट, दीदी वेट, सबर करो, जा सबर करो। अंजू दीदी, किड्स वेंट स्कूल, यू आल्सो अटेंडिंग द स्कूल, वेरी नाइस। देखो अभी, सो पहले हम बात करते हैं एनपीए की। तो एनपीए में हमेशा अपन क्या बोल रहे हैं, 3 महीने। यहाँ पर भी एक चेंज आएगा, वो बाद में दिखाता हूँ चेंज किया, ओके। फिर मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड असेट, स्टैंडर्ड में सर क्या है, नो रिस्क, नो रिस्क एक्सेप्ट नॉर्मल बिजनेस रिस्क, ठीक है। फिर हम बात करें सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड असेट, ठीक है। आपको एनपी हुए कितने हो गए, लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, लेस देन और इक्वल टू 18 मंथ्स, लेस देन और इक्वल टू 18 मंथ्स, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी के लिए क्या है, आपको एनपी हुए हो गए लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। सर ये कैटेगरी कैसे याद करेंगे, नाउ अंडरस्टैंड द कैटेगरी, हाउ डू यू रिमेंबर, नॉन सिस्टमिकली, नॉन सिस्टमिकली, इधर भी सेम, सिस्टमिकली, ऑपोजिट ऑपोजिट, ओके। आई एम टीचिंग हाउ विल यू रिमेंबर, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है आगे के 2 आंसर्स में बहुत काम की लाइन है, नॉन सिस्टमिकली, सिस्टमिकली। आर्यन वो सिस्टमैटिक नहीं होता, सिस्टमिकली होता है वो। ओके स्वाति, टेक केयर, बाय। नाउ फिर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, फिर यहां पर नॉन डिपॉजिट, यहां पर भी नॉन डिपॉजिट, फिर यहां पर आ जाएगा टेकिंग कंपनी, यहां पर आ जाएगा एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। फिर ब्रैकेट में लिखना आपको आरबीआई, इधर भी सेम आरबीआई, डायरेक्शंस 2016, डायरेक्शंस 2016, ओके। तो ये कैटेगरी है। अब इसको एक बार फिर से स्क्रिबल करते याद करने के लिए, सर कैसे याद करना है, नॉन सिस्टमिकली, सिस्टमिकली, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट्स, नॉन डिपॉजिट्स, टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, आरबीआई, आरबीआई, ब्रैकेट में डायरेक्शंस, डायरेक्शंस, कॉमा कॉमा 2016, कॉमा 2016। पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर से करते हैं, ठीक है। देखो इधर एनबीएफसी, एनबीएफसी, फिर पहले बोलना है नॉन सिस्टमिकली, सिस्टमिकली, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, फिर नॉन डिपॉजिट्स, नॉन डिपॉजिट्स, टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, आरबीआई, ब्रैकेट में आरबीआई, डायरेक्शन 2016, डायरेक्शन 2016। याद रहेगा बच्चों आपको, 4-5 बार मैं रिकॉल करवा दूंगा, पहले आपको नॉन सिस्टमिकली बोलना है, फिर सिस्टम, ये याद रख लो बस, ठीक है ना। तो इनके लिए क्या बोलता है, सब स्टैंडर्ड में है नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स एंड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। अब वही अगर मैं बात करता हूँ डाउटफुल के लिए, सर डाउटफुल क्या होते हैं, डाउटफुल में सारे कवर हो जाएंगे, कोई टर्म लोन हो गया, कोई लीज असेट दे दी थी, लीज पे असेट दी थी, नहीं आ रही वापस, कोई हायर परचेज असेट है, नहीं आ रहा है पैसा वापस, ठीक है, और कोई एनी अदर असेट, सो हायर परचेज असेट, लीज असेट, ओके, और एनी अदर असेट। अब पीरियड कितना है, विच रिमेन्स सब स्टैंडर्ड, क्या है बच्चों, ऊपर वाली कैटेगरी, विच रिमेन्स सब स्टैंडर्ड फॉर एक्सीडिंग 18 मंथ्स,
इन केस ऑफ वही सेम नॉन एनबीएफसीज, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, एंड वही 12 महीना हो जाएगा किसके लिए, सिस्टमिकली वालों के लिए, 12 महीना हो जाएगा सिस्टमिकली वालों के लिए। कैसे करना है सर, ये देखो अभी हम जब सब स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे हमने क्या बोला, एनपीए फॉर लेस देन और इक्वल टू 18 मंथ्स, राइट। अब जब मैं बात कर रहा हूं आपसे स्टैंडर्ड असेट की, स्टैंडर्ड असेट की, तो क्या बोल रहे अपन, वो सब स्टैंडर्ड हुए, मतलब सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहती है मोर देन 18 मंथ्स, एक्सीडिंग 18 मंथ्स, यस, और यहां पर सब स्टैंडर्ड में रहती है मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स। कौन सी कैटेगरी, नॉन सिस्टमिकली, ये सिस्टमिकली। देखो स्टैंडर्ड में दोनों में नो रिस्क नो रिस्क, नो रिस्क नो रिस्क। अगर मैं बात कर रहा हूँ सब स्टैंडर्ड की, तो उसको एनपीओ हुए कितना हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स। इस साइड में एनपीओ हुआ है नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। स्टैंडर्ड में कितना कहेंगे सर, वो सर उसको सब स्टैंडर्ड रहे, सर ये डाउटफुल हुआ ना, ये रॉन्ग लिखा मैंने, माय मिस्टेक। हाँ, उसको सब स्टैंडर्ड रहे कितना हो गया, मोर देन 18 मंथ्स हो गया, तो हमारे लिए क्या बन जाएगी, वो डाउटफुल एसेट। अच्छा, उसको सब स्टैंडर्ड रहे कितना हो गया, मोर देन 12 मंथ, तो क्या बन जाएगी हमारे लिए, वो डाउटफुल एसेट बन जाएगी। पहली कैटेगरी नॉन सिस्टमिकली, दूसरी है सिस्टमिकली, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016, यहाँ पर एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी आरबीआई डायरेक्शन 2016। समझा, आपको क्वेश्चन में दिखेगा एमसीक्यू के लिए आइडेंटिफिकेशन करना है, डिस्क्रिप्टिव नहीं आता ना आ सकता है, इतना क्लियर है, कोई सम कुछ नहीं आता इस पे, ये सब आईपीसीसी की बातें थी। अभी तक क्लियर है ये सब किए थे आप लोग एमसीक्यू के लिए मॉड्यूल से पहले, कभी पढ़ा था ये सब कभी? वेरी गुड वेरी गुड। अब एनपीए में देखना क्या हो गया, एनपीए में देखना। अब एनपीए के लिए वो क्या कह रहा है, एन असेट विच हैज रिमेन्ड ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और मोर, मतलब मिनिमम 6 महीना हो गया। अरे एनपीए तो 6 महीना है, होल्ड ऑन, टर्म लोन 6 महीना और मोर, डिमांड कॉल लोन 6 महीना, मतलब कोई भी प्रकार की अगर एसेट आती है तो आपको 6 महीना पकड़ना है, बिल 6 महीना और मोर, कोई अदर करंट एसेट 6 महीना और मोर, ठीक है, कोई अकाउंट्स और सर्विसेज जो रेंडर किए रीइंबर्समेंट 6 महीना और मोर। तो नॉर्मली क्या कह रहा है सर, एनपीए के लिए 6 महीना है, बट कहने में ट्विस्ट देखो, अगर आप बात करो सिस्टमिकली के लिए, क्या बात करो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, जो 6 महीना है 6 महीना, वो क्या हो जाएगा आपके लिए, वो हो जाएगा आपका 3 महीना, क्या हो जाएगा वो आपका 3 महीना। तो मतलब इस लिखेंगे ये चार्ट पूरा अपन ना बाद में, इनके लिए 6 महीना है, इनके लिए 3 महीना है। अपन हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सा पकड़ते हैं, सिस्टमिकली वाला ही पकड़ते हैं, 3 महीने वाला। समझा आपको? तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको एमसीक्यू में काम आ जाएगी। अब इसमें खाली एक ट्विस्ट दे रखा है लोग ने कि अगर लीज रेंट और हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है उनके लिए अपन क्या पकड़ते हैं, 12 मंथ से, पर उस सिस्टमिकली में के लिए वो भी 3 महीना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एमसीक्यू में काम कभी कुछ आ गया तो, लीज रेंट हायर परचेज इट इज 12 मंथ्स, यहाँ पर उसके लिए भी लीज रेंट हायर परचेज के लिए भी 3 महीना ही है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा अपन 3 महीना ही पकड़ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में 3 महीना ही पकड़ रहे हैं, ठीक है। वापस कराता हूँ, तो पहली जो कैटेगरी है वो है नॉन सिस्टमिकली, इधर है सिस्टमिकली, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी आरबीआई डायरेक्शन 2016 एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी आरबीआई डायरेक्शन 2016। एनपीए के लिए यहाँ पर है 6 महीना, यहाँ पर है 3 महीना, 6 महीना 3 महीना। अच्छा, अगर वही लीज रेंटल हाई परचेज ट्रांजेक्शन कर रखे तो उसके लिए एनपीए के लिए 12 महीना पकड़ दे, यहाँ पर अपन 3 महीना ही पकड़ रहे। स्टैंडर्ड असेट नो रिस्क नो रिस्क। सब स्टैंडर्ड के लिए क्या बोलेंगे अपन सर, आप एनपीए हो गए हो लेस देन इक्वल टू 18 मंथ्स, यहाँ पर एनपीए हो रहे हो आप लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स। अच्छा, डाउटफुल के लिए क्या बोलेंगे अपन सर, आप पिछली कैटेगरी कौन सी है, सब स्टैंडर्ड रहे मोर देन 18 मंथ्स, यहाँ पर सब स्टैंडर्ड रह गए आप मोर देन 12 मंथ्स, यही पढ़ना है आपको खाली। सर लॉस तो डूब गया, लॉस तो डूब गया। अब प्रोविजनिंग देखना, प्रोविजनिंग सर, प्रोविजनिंग में हम क्या कहेंगे कि अगर वो मेरा क्या है, लॉस असेट है, लॉस असेट,
कितना परसेंट करना है, उड़ाओ सर बुक को, उड़ाओ सर। कितना परसेंट प्रोविजनिंग है, 100%, 100% प्रोविजनिंग। लॉस के लिए कितना है बच्चों, 100% प्रोविजनिंग है। नंबर 2, अब अगर मैं बात कर रहा हूं, अभी अपन रिवर्स आ रहे हैं, ठीक है। अपन पहले कैसे कहते हैं, एनपीए हुआ, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। अभी हमने प्रोविजन में उल्टा जा रहे हैं, पहले लॉस पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे डाउटफुल कैटेगरी। इसमें 2 पोर्शन है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सर अनसिक्योर्ड के लिए तो कितना परसेंट प्रोविजनिंग करना है अपने को, 100%. So sir, the 100% provisioning to the extent to which the advance is not covered by the realizable value of security. Okay. अब secured के लिए वो कैटेगरी बताता है सर कैसे, 0 to 1, 1 to 3 more than 3, 0 to 1, 1 to 3 more than 3, 20 tie, third tie, fifth tie, 20%, 30%, 50%. सर मतलब आपको क्या हो गया है, आपको डाउटफुल हुए कितना दिन हो गया है, मोर देन अप टू 1 ईयर हो गया है, तो हम कर देंगे 20% प्रोविजनिंग। 1 to 3 हो गया है तो कर देंगे अपन 30% प्रोविजनिंग। मोर देन 3 ईयर्स हो गया है तो अपन कर देंगे 50% प्रोविजनिंग। तो 20, 30, 50, ठीक है, 20, 30, 50, यहाँ पर अनसिक्योर पोर्शन में 100%। देन तीसरा कैटेगरी आती है आपकी सब स्टैंडर्ड। तीसरी कैटेगरी है सब स्टैंडर्ड। कितना करना है सर अपने को, 10%। कितना करना है अपने को, 10%। सब स्टैंडर्ड में कितना करना है अपने को, 10%। अब स्टैंडर्ड में देखना, अब मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड असेट की। तो इसमें 2 कैटेगरी की अपन ने एनबीएफसी सीखी थी, नॉन सिस्टमिकली, सिस्टमिकली, इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट्स, ठीक है। टेकिंग कंपनी आरबीआई डायरेक्शंस 2016, सेम वे आरबीआई डायरेक्शंस 2016। अब इसमें फर्क है। ओके तृप्ति बाय, 2 बजे तक मिल जाएगा आपको। अब देखो नॉन सिस्टमिक के लिए बच्चों क्या है, नॉन सिस्टमिक के लिए कितना परसेंट है, 0.25%। नॉन सिस्टमिक के लिए कितना परसेंट है अपने पास, नॉन सिस्टमिक के लिए 0.25% है। एंड वही सिस्टमिक के लिए कितना करना है अपने को, 0.40 करना है। कितना, 0.40। सो जब आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे नॉन सिस्टमिक के लिए आपके लिए कितना है, छोटा वाला 0.25। नॉन सिस्टमिक के लिए छोटा वाला है 0.25, इसके लिए है 0.40। ये आपके प्रोविजनिंग नॉर्म्स है। लॉस असेट है 100%, लॉस असेट है 100%। सर डाउटफुल में क्या है सर, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड पोर्शन में आपको करना है 100% प्रोविजनिंग। सिक्योर में क्या करेंगे, 0 to 1, 1 to 3 मोर देन 3। ऐसे पहले याद करो, 0 to 1, 1 to 3 मोर देन 3, 0 to 1, 1 to 3 मोर देन 3, 20, 30, 50, 20, 30, 50। सब स्टैंडर्ड में कितना है सर, 10 है। स्टैंडर्ड में कितना है, और इसी तरीके में पहले नॉन सिस्टमिकली लिखना हमेशा, फिर सिस्टमिकली। नॉन सिस्टमिकली 0.25, यहाँ पर 0.40, 0.25, 0.40, 0.25, 0.40, खत्म। इजी पीजी। आ जाओ अभी अपनी बुक में देखते क्या लिखा हुआ है। वही लिखा है पर वो शॉर्ट में लिखा है पूरा। देखो प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड, तो उल्टा पढ़ते अपन, लॉस असेट। एक मिनट रीड कीजिए, पेंसिल का आई थिंक इंक खत्म हो गई, 1 मिनट रुको। बाबू इतने फटाफट रिवाइज कर लेते अपन जितने चार्ज हो रहे हैं, गेटिंग चार्ज। सुनो, जब मैं बात करता हूं तो अपनी 2 कैटेगरी की एनबीएफसी पढ़ी अपन ने भी, नॉन सिस्टमिकली, सिस्टमिकली। नॉन सिस्टमिकली, सिस्टमिकली। नॉन सिस्टमिकली के लिए एनपीए के नॉर्म्स कितने मंथ से आउटस्टैंडिंग फॉर नॉन सिस्टमिकली के लिए, एनपीए 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 बच्चों, एनपीए 6 महीना, 6 महीना। उधर सिस्टमिकली के लिए
3 મહિના 6 મહિના 3 મહિના 6 months 3 months 6 months 3 months ओके नाउ एनपी हो गया ठीक है स्टैंडर्ड के लिए सर नॉर्मल बिजनेस दोनों कैटेगरी में कुछ नहीं नॉर्मल बिजनेस ठीक है अब अगर मैं बात करता हूं सब स्टैंडर्ड के लिए नॉन सिस्टमिकली सब स्टैंडर्ड नॉन सिस्टमिकली लेस देन और इक्वल टू 18 months उधर सिस्टमिकली में लेस देन और इक्वल टू 12 months वेरी गुड डाउटफुल में नॉन सिस्टमिकली में वेरी गुड मोर देन 18 months क्या सब स्टैंडर्ड हुए उसको सब स्टैंडर्ड हुए मोर देन 18 months हुए उधर सब स्टैंडर्ड हुए मोर देन 12 months ठीक है लॉस तो दोनों के लिए सेम है प्रोविजनिंग की बातें करते हैं अगर आप लॉस असेट हो कितना % प्रोविजन करना है अपने को कितना % प्रोविजन करना है सर 100% प्रोविजनिंग करनी है कितने %? 100% प्रोविजनिंग करनी है अच्छा फिर अब हम बात करते हैं हाँ डाउटफुल की अनसिक्योर्ड पोर्शन फॉर 2 years कितना % प्रोविजन करना है आउटस्टैंडिंग फॉर 2 years कंफ्यूज किया मैंने 100 ही करना है बेटा अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना भी साल उसका आउटस्टैंडिंग हो गया होगा आपको उसको हमेशा 100% करना है सिक्योर्ड में कैटेगरी देखिए 0 to 1 1 to 3 more than 3 0 to 1 1 to 3 more than 3 give me the percentage 20% 30% 50% 20% 30% 50% ओके ये हो गया डाउटफुल का अच्छा सब स्टैंडर्ड में कितना करना है दोनों कैटेगरी के लिए कुछ नहीं बता रखा है वो लोग ने दोनों कैटेगरी के लिए सर 10% है दोनों कैटेगरी कितना है 10% है वेरी गुड अच्छा अब मैं बात करता हूँ आपसे स्टैंडर्ड की नॉन सिस्टमिकली वालों के लिए छोटा है नॉन सिस्टमिकली के लिए छोटा है 0.25 जनरली यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है हमेशा नॉन सिस्टमिकली के लिए छोटा है 0.25 उधर 0.40 याद रहेगा आपको लिख लेंगे अपन इसको बाद में पहले आजा पढ़ लेते हैं सर लॉस असेट्स 100% डाउटफुल में अनसिक्योर्ड के लिए 100% सिक्योर्ड में अप टू 1 year 20% 1 to 3 30% मोर देन 3 years 50% बरोबर अच्छा स्टैंडर्ड के लिए 0.40 नॉन सिस्टमिकली के लिए सॉरी ये तो सिस्टमिकली के लिए हाँ एंड सब स्टैंडर्ड 10% है बराबर फिर नीचे बोल रखा है नॉन सिस्टमिकली वालों के लिए कितना है 0.25% बराबर तो उसको अपन एकदम टैबुलर फॉर्म में लिख लेंगे तो आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया यहाँ से क्लियर तो दिस बिकम्स योर थर्ड आंसर नाउ पीछे आइए पेज नंबर 79 पर 79 पेज नंबर 79 पर ये देखोगे जरा कंप्लायंस विद कारो 2020 दो पार्ट से लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पढ़ के बताओ ना ये आता है क्या आपको कौन सा क्लॉज है 3 and 16 3 and 16 then dates given वो वाला पॉइंट एंड 16 was specifically on NBFC 3 and 16 कुछ नहीं है जैसे अपन ने वो PSOL चैप्टर जो पढ़ा था उसमें अपन ने बोला इतने सारे क्लॉज प्रोप्राइटरी के एलिमेंट्स बताते हैं सेम वे NBFC में कौन से क्लॉज अट्रैक्ट हो रहे 3 and 16 और एक अपन क्वेश्चन बुक से भी करेंगे निधि वाला क्वेश्चन निधि में पता है अपने वो रेशियो थे तो निधि इज ऑल्सो टाइप ऑफ NBFC निधि में एक रेशियो सिखाया था आपको क्या है वो रेशियो 1:20 वेरी गुड मिनिमम या मैक्सिमम मैक्स
1:20 इज मैक्स, मतलब मेरा 1 रुपये का अगर नेट फंड है तो मैक्सिमम 20 रुपये की मैं डिपॉजिट लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। वेरी गुड। अच्छा देन अगर आप बात करते हो उधर एक परसेंटेज सिखाया था आपको, परसेंटेज minimum 10% should be invested in unencumbered term deposit, minimum 10% should be invested in unencumbered term deposits। परफेक्ट है, ठीक है। तो ये चौथा आंसर हो गया, सेम है। पांचवा आंसर, अभी ये आना बहुत रेयर है, ये मतलब पहले तो काम का था जब 2019-20 के अटेम्प्ट थे, अब तो ये बहुत रेयर है। क्या कहता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस। अब आपने इंडेस में क्या सीखा है वो अभी उसमें भी अपडेशन आ गई होगी। अभी अपने सिलेबस में, ऑडिट के सिलेबस में इतना ही दे रखा है, तो इतना ही पढ़ने का है। हम लोग अभी 2023 में बैठे हुए हैं, अग्री। पुराने में क्या चल रहा था, आपके एफआर में क्या है वो अलग है, अभी अपन ऑडिट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो अपने सिलेबस में क्या दिया रखा है, अच्छा फॉर द अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब 18-19 द फर्स्ट फाइनेंशियल है 18-19। सो किसको एप्लीकेबल हो गया इंडेस सर, लिस्टेड एनबीएफसी, अनलिस्टेड एनबीएफसीज having net worth of 500 crores or more, having net worth of 500 crores or more, net worth of 500 crores मतलब मिनिमम 500 crores एंड उनका पूरा परिवार होल्डिंग सब्सिडी जॉइंट वेंचर एसोसिएट ऑफ सच एनबीएफसी। सो अगर मैं लिस्टेड एनबीएफसी और अनलिस्टेड एनबीएफसी हूं तो मेरे को जो नेटवर्थ है 500 crores है। एक सेकेंड, वो जो 2 करोड़ रुपया जो सिखा ना सुबह सुबह पे आपको, 2 करोड़ रुपया, एनबीएफसी शुड स्टार्ट द बिजनेस इफ समथिंग इज 2 करोड़ रुपीज। वो 2 करोड़ रुपीज क्या है, मिनिमम है ठीक है, बट क्या चीज है वो नेट ओन्ड फंड है, नेट ओन्ड फंड, ठीक है। जनरली यहां पर लोग उल्टा लिख देते तो रॉन्ग हो जाता है आंसर। वहां पर वो नेट ओन्ड फंड 2 करोड़ रुपीज है, यहां पर क्या बोला है नेटवर्थ ऑफ मिनिमम 500 crores, नेटवर्थ ऑफ मिनिमम 500 crores, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, तो ये लिस्टेड के लिए देखने का है कि अनलिस्टेड के लिए कि दोनों के लिए? 500 crores और मोर जो बोल रहा है ना, ये नेटवर्थ शुड बी मिनिमम 500 crores, लिस्टेड के लिए कि अनलिस्टेड के लिए? बोथ, फॉर बोथ लिस्टेड में भी 500 crores होना चाहिए, अनलिस्टेड में भी 500 crores होना चाहिए, तो ही जाके आपको इंड एज एप्लीकेबल। अगर आप एनबीएफसी हो, आपका नेटवर्थ, अगर आप लिस्टेड एनबीएफसी हो, नेटवर्थ 500 crores है तो आपको इंड एज एप्लीकेबल। आप अनलिस्टेड एनबीएफसी हो, नेटवर्थ 500 crores तो आपको एनबीएफसी, तो आपको इंड एज एप्लीकेबल। फिर 1 अप्रैल 2019 मतलब 19-20 फाइनेंशियल ईयर, अभी तो हम लोग 23-24 में आ गए ना, 19-20 के लिए वो क्या कहते हैं, ऑल अदर लिस्टेड एनबीएफसी, अनलिस्टेड एनबीएफसी, सारी जो एनबीएफसी बची हुई है, हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ कितना 250 to 500 crores, 250 to 500 crores, 250 to 500, एंड उनका परिवार होल्डिंग सब्सिडी जॉइंट वेंचर एसोसिएट, होल्डिंग सब्सिडी जॉइंट वेंचर एसोसिएट। सर कैसे भाई, 500 के ऊपर वाले तो आ गए ना 18-19 में ही, उनको तो पहले से एप्लीकेबल हो गया। फिर 19-20 से किसको एप्लीकेबल, 250 एंड 500 से एप्लीकेबल, 250 to 500, क्योंकि 500 के ऊपर वाले उधर चले गए, तो यहां पर क्या 250 से 500 मतलब लेस देन 500 तक। सर लेस देन 250 वाले उनको आया होगा, मतलब वो आपने एफआर में कर लिया होगा, पर ऑडिट में एप्लीकेबल नहीं करवाया इंस्टीट्यूट में, तो अपने को इतना ही 2 कैटेगरी पढ़ना है। 500 crores और मोर अगर आपका नेटवर्थ है तो आपको 1 अप्रैल 18 से इंड एज एप्लीकेबल, 250 crores से लेस देन 500 crores तक के बीच में अगर आपका नेटवर्थ है तो 1 अप्रैल 2019 से आपको इंड एज एप्लीकेबल है। इज इट क्लियर? 4 मार्क का आंसर 2 बार आया था ये, 18 में भी 19 में भी। 18-19 में तुम लोग कहां थे रे, 18-19 में किधर थे तुम लोग? इंटर में थे, सोशल तो 12th में था। ओहो आईपीसीसी, चिंटी टाइनी टॉट्स, चाटा बच्चे थे, चाटा बच्चे, ठीक है। लेट्स स्क्रिबल। विशाल भैया सीपीटी में, क्या बात है। देखो 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 19, बहुत सिंपल है। लिस्टेड अनलिस्टेड एनबीएफसी हैविंग क्या सर, ये भूल जाते लोग, हैविंग क्या लिख के बताओ। नेटवर्थ कितने का, मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़, मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़, एंड उनका पूरा परिवार होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। सेम वे लिस्टेड अनलिस्टेड हैविंग नेटवर्थ ऑफ मोर देन और इक्वल टू 250 crores, लेस देन 500 करोड़, क्योंकि एग्जैक्ट 500 है उसके ऊपर तो ऊपर चला गया ना, एंड उनका होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर।
हो गया बस, 4 मार्क का आंसर। तो अभी आपको ये एमसीक्यू में पहचानने को आ सकता है। क्लियर? दिस इज फिफ्थ आंसर। सिक्स्थ आंसर, एग्जाम क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या कहता है ये? इसके बाद तो फिर वो अमेंडमेंट है ना। हाँ देखो अभी, डिफरेंस इन डिवीजन 2 दैट इज इंड एस अदर देन एनबीएफसी और डिवीजन 3 इंड एस एनबीएफसी ऑफ शेड्यूल 3। मतलब सर अभी शेड्यूल 3 के हिसाब से हम लोग जब अकाउंट्स बनाते तो इंड एस फॉलो कर रहे होते हैं। अब इंड एस में भी क्या है, एनबीएफसी के लिए अलग प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड नॉर्मल कंपनी जैसे भी रिलायंस है, तो रिलायंस इज नॉट एनबीएफसी पर उनको इंड एस एप्लीकेबल क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है, बराबर। तो भैया उनको तो एप्लीकेबल हो गया था, तो उनकी प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट में और एक ऐसी एनबीएफसी जिसको इंड एस एप्लीकेबल है, तो उसके प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है? लाइक नॉर्मल एनबीएफसी जिसको इंड एस एप्लीकेबल और नॉर्मल कंपनीज जिसको इंड एस एप्लीकेबल, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो अभी, सो NBFCs are allowed to present the items of balance sheet in order of their liquidity. NBFCs are allowed to present the items of balance sheet in order of their liquidity, which is not allowed to companies जो हम लोग अपन नॉर्मल जो कंपनीज होते हैं, बराबर। अपन लोग ऐसा कोई रूल नहीं है। ये लोग कैसे दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में? एज पर देयर लिक्विडिटी। अच्छा, NBFCs are required to classify the items of balance sheet financial and non financial। तो ये लोग असेट कैसे दिखाते हैं? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। अपन लोग कैसे दिखाते सर? नॉन करंट एंड करंट। अपन नॉर्मल कंपनीज कैसे दिखाएंगे? नॉन करंट करंट, राइट। ये लोग कैसे दिखाते हैं? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। तो एकदम अपनी ओन भाषा में समझने का, टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, कोई जरूरत नहीं है। NBFCs are required to present the items of balance sheet as per their liquidity. Number 2, they classify the item as per financial, non financial, whereas they normal companies classify as non current and current. Third, अच्छा, उनको क्या डिस्क्लोज करना है? Separately disclosed by note item of other income or other expenses which is more than 1% of total income। तो इनके लिए प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी कोई अदर इनकम या अदर एक्सपेंस मोर देन 1% है तो आप उसको अलग से डिस्क्लोज करते हो। नॉर्मल कंपनी कैसे दिखाती है? एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स रुपीज 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 lakhs विच एवर इज हायर। मतलब सर जैसे मैं कहता हूँ 1% ऑफ माई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 8 lakhs और 10 लाख विच एवर इज हायर, तो माई लिमिट नाउ बिकम व्हाट? 10 लाख। अब क्या है, मैं कहता हूँ कोई इनकम मेरे को आया है डिविडेंड 11 लाख रुपए का, हमने रेंट एक्सपेंस कर दिया 12 लाख रुपए का, तो हमको वो सेपरेट डिस्क्लोजर करना होता है, हमको वो सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ता है नॉर्मल कंपनीज को। एनबीएफसी को क्या करना होता है? एनबीएफसी के लिए क्या? अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस मोर देन 1% ऑफ टोटल इनकम, उनको वो डिस्क्लोज करना। तो कंपैरेटिव हो गया आपका ये, ठीक है। ये 3 का समझ गया आपको? पहला सर एज पर द लिक्विडिटी वो लोग दिखाएंगे, अपने को अलाउड नहीं है। नंबर 2 फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, अपन दिखाएंगे क्या? नॉन करंट करंट। थर्ड वो लोग दिखाएंगे अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस मोर देन 1% ऑफ टोटल इनकम, अपन लोग कैसा दिखाएंगे? एनी इनकम एक्सपेंसेस विच एक्सीड्स 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 lakhs विच एवर इज हायर। 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 10 lakhs विच इज हायर। 10 lakhs अलग से एमसीक्यू है, 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 lakhs विच इज हायर, ये नॉर्मल कंपनीज के लिए। चौथा पॉइंट, सेपरेटली डिस्क्लोज अंडर द हेड रिसीवेबल्स, जो डेटर्स वाला जो पॉइंट है, ट्रेड रिसीवेबल्स, तो वैसे इनके लिए रिसीवेबल्स क्या दिखाना है? डेट्स ड्यू फ्रॉम एलएलपी। एक एलएलपी है, हमारी एनबीएफसी ने उनको फंडिंग दे रखी थी, लोन दे रखा था, वो एलएलपी से पैसा रिकवरेबल है। पर वो कौन सी एलएलपी है? जिसमें हमारा जो डायरेक्टर क्या है? या तो पार्टनर है या तो मेंबर है, या तो पार्टनर है या तो मेंबर है, तो आपको इसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एनबीएफसी से गांव दोनों को लोन बांट रही है, एक ऐसी एलएलपी को लोन बांटा जिसमें मेरी एनबीएफसी का जो डायरेक्टर है वो उसमें क्या है? एलएलपी या तो पार्टनर होगा या तो मेंबर होगा, कुछ नहीं, खाली सेपरेट डिस्क्लोजर। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा इसी का होगा अपने ओसीआई का पॉइंट, डिस्क्लोज आइटम्स कंप्राइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन द फेस ऑफ पेनल इंस्टेड ऑफ डिस्क्लोजिंग बाय वे ऑफ नोट्स। तो पहले नोट्स में दिखाता था, अभी क्या बोल रहे हैं उनको आपको पेनल में दिखाने का है। कंप्राइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। छठा, सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स विच हैव अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट इंपेयर। जैसे हमने क्या किया था, लोन बांट रखा था, आकाश को लोन दे दिया, अब भैया आकाश पैसा देगा ही नहीं, हम फोन कर रहे नहीं मिल रहा है, घर गए नहीं मिल रहा है, भाग गया कहीं चला गया,
तो भैया यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट रिस्क बढ़ गया, क्रेडिट इम्पेयर हो चुका है, पता नहीं आने वाला पैसा, तो उसका आपको अलग से डिस्क्लोजर देना है। बेसिकली जो बेड डेट्स होने की कगार पर है, लॉस असेट मान सकते हो आप, उसका अलग से डिस्क्लोजर। फिर एनी कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अटैच्ड to the statutory reserve have to be separately disclosed in the notes as given by the relevant statute। अब भैया स्टैच्यूटरी रिजर्व में पैसा जो ट्रांसफर करना पड़ता है, स्टैच्यूटरी रिजर्व में जो अपने को पैसा स्टैच्यूटरी रिजर्व में जो अपने को पैसा भेजना पड़ता है, उसके कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन अलग से डिस्क्लोज करनी है। अगर सारी याद नहीं थे, एटलीस्ट 500 याद रखना, क्योंकि 4 से 5 मार्क का आंसर है। वापस करते हैं। पहला, एज पर लिक्विडिटी आप दिखाओगे। नंबर 2, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। नंबर 3, अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस मोर देन 1% ऑफ टोटल इनकम। नॉर्मल कंपनी में याद करना पड़ेगा कि एमसीक्यू है। एनी इनकम एनी एक्सपेंसेस विच एक्सीड्स 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 lakhs विच एवर इज हायर। चौथा, एलएलपी को फंडिंग किए, उस एलएलपी में कौन है, हमारा डायरेक्टर। हमारा डायरेक्टर क्या है वहाँ पर, पार्टनर है या फिर मेंबर है, पार्टनर है या फिर मेंबर है। पांचवा, अच्छा जो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ओसीआई है, वो कहाँ दिखाओगे, पीएल में दिखाओगे। पहले अपन उसको नोट्स में दिखा देते। फिर जो ट्रेड रिसीवेबल है ऑलमोस्ट बेड डेट्स होने वाला है, उसका सेपरेट डिस्क्लोजर। स्टैच्यूटरी रिजर्व में जो आपने जो पैसे ट्रांसफर किए, उसके जो कंडीशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है, गिव द सेपरेट डिस्क्लोजर। 6 पॉइंट्स है। बिंदास ओन भाषा में लिखोगे, सारे पॉइंट कवर करोगे, मार्क्स मिलेगा। पर कवर आपको सारे करने हैं। ये आपका छठा आंसर है। समझा आपको इतना चीज? एनी डाउट टिल नाउ? वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 50% ऑफ द चैप्टर। तो मेरे भाई ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, 3 और 4 कनेक्टेड है, तो 6 तो बनाए मैंने भी। सुजल, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, थर्ड डिस्क्लोजर, चौथा एलएलपी वाला, पांचवा ओसीआई फेस वाला, और छठा अपना क्रेडिट रिस्क वाला। वो बुलेट सेम हो गई है, पर 6 पॉइंट बना रहे अपन। तो आज अभी तुमको दिखा दो मैजिक। जय माता दी, लेट्स रॉक। RBI and Co are the starters of Legal Finance Limited and NBFC engage in business of accepting public deposit and giving loans। जैसे आपको NBFC वर्ड दिख गया, बत्ती चलनी चाहिए कि सर NBFC का चैप्टर का क्वेश्चन है। Auditor concerned that the format of the FS should be prepared as per the notification issued by MC। Okay. While auditing, there was a difference of opinion between CAR and CAB regarding the disclosure of other income in the FS। CAR believes that there is no difference in the presentation requirement between Division 2 and Division 3। Is the contention of CAR correct? बताओ, is the contention of R correct? No sir, because there is a differences। कौन सा आंसर लिखेंगे? दीदी आंसर पूरा लिखना है। मनीषा जी आंसर पूरा लिखोगे। कौन सा आंसर? जो अभी आपको करवाया ना 6 पॉइंट, पूरा आंसर लिखने का है। Yes, there is a differences, following are the differences। एज पर द लिक्विडिटी दिखाना है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, फिर वो 1% वाला, फिर एलएलपी को पैसा दे रखा है वो वाला पॉइंट, फिर वो ओसीआई को अपन को पीएल में दिखाना पड़ता है, एंड सेपरेट डिस्क्लोजर फॉर जो कगार पर क्रेडिट रिस्क उड़ने वाला है जिसका, वो कितने मार्क का आंसर है? 5 मार्क का आंसर। समझा पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है? 3/4 ऑफ द क्वेश्चन इज स्टोरी। 3/4 ऑफ द क्वेश्चन इज स्टोरी, 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 फुल स्टोरी है। क्या लिखना है आपको एग्जैक्टली लास्ट 1/4 में मिलेगा। कैसे सोचने का? कोई भी क्वेश्चन है, जैसे आपको हिंट मिल गया है सर एनबीएफसी क्या कहता है, ओके माइंड में 22 चैप्टर 22 में एनबीएफसी है, ये कुछ डिफरेंस वाला। अच्छा तो एनबीएफसी में सर ने 12-13 क्वेश्चन कराए, 12 में से आया डिफरेंस वाला आंसर आ गया, खत्म। चिपने का पेपर बहुत ईजी होता है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन टिक करवा दूंगा, जितने भी है ना सारे क्वेश्चन टिक हो जाएंगे अपने। ये मेरा पहला क्वेश्चन टिक हुआ है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रेज हुआ 100 ग्राम के अनुसार। पूजा आपको क्लियर हो गया? आपकी डाउट थी कैसे सोचना भी? प्लीज चेंज योर अप्रोच। आपने कैसे पढ़ा, किससे पढ़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी जैसा मैं कर रहा हूँ ना, करा रहा हूँ ना आपको, अब वैसा करो। ट्रस्ट में ऑडिट में मार्क्स आता है एंड पेपर बहुत हलवा लगेगा। आपको पहला क्वेश्चन कर रहा है। सो कुल मिला के कितने क्वेश्चन करने होते हैं अपने एग्जाम में? सो ABC 3, फिर 2ABC 6, 3ABC 6, 9, 12, 15, 15 आंसर यू आर सपोज्ड टू राइट, जबकि अपने पास होते हैं वहां पर 15 और 19 में से अपने को 15 लिखने होते हैं।
टाइम बहुत कम पड़ता है, कुछ भी बोलते हैं, काय का टाइम कम पड़ता है भाई। अच्छा, आकाश ने एक पूछा था सर सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्या? एक मिनट है बाबू। क्वेश्चन बुक पेज नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो ना। सेम है, आया ना मई 23 में। मई 23 का तो मैंने पेपर ऐड नहीं किया, आया ना मई 23 में, क्योंकि पहले आ चुका एग्जाम में। अबे क्या ही नया पूछेगा आईसीआई, आईसीआई नया कुछ पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि कंटेंट ही इतना है ना, जो कहीं ना कहीं तो रिपीट होगा ना कुछ तो। कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट में एमसीक्यूज में आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी रह जाती है वहां पर, बाकी कुछ आ सकता है आपको। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। तो जो आप कर रहे हो एकदम तहे मतलब शिद्दत से दिल से करो जो पढ़ रहे हो। तो अभी तक जितना भी पढ़ा ना अपन ने, लाइक इमेजिन आपका 25% सिलेबस खत्म हो जाएगा आज, तो जो भी आप कर रहे हो आप उसको शिद्दत से कीजिए, और अपन साथ में कर रहे हैं, मेरे साथ कर रहे हैं, एंड आपको चीजें याद है, वो खुद पे प्राउड आना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहो, आप को याद हो रहा है, वेरी गुड, बस यही है। ठीक है, आ जाओ एक और क्वेश्चन करा दो, फिर अपन लिख लेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है सर? पेज नंबर है 75, पेज नंबर 75, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी। अच्छा एक सेकेंड, नॉट रिलेटेड टू दिस पार्ट, कैसे मेरे को आपको रिकॉल करवाने का है, मेरे को बताओ कारों में क्लॉज नंबर क्या है फ्रॉड का? भूल जाओगे तो अरे बल्ले 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 बल्ले, क्लॉज नंबर है 11। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अच्छा आपको मैंने सिखाया नहीं, पर आपको शायद पता होगा, एज एन ऑडिटर मेरे को सीजी को रिपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉड। क्या है वो क्लॉज नंबर, आई मीन सेक्शन नंबर, किसी को याद है? फ्रॉड की लिमिट कुछ याद होगी अगर आपको? वेरी गुड, 143(12) है, एडीटी 4 है, एंड मिनिमम 1 CR है, मिनिमम 1 CR। ठीक है, सो वो कंपनीज एक्ट का है। करेंगे अपन, जिसको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, करेंगे अपन। अच्छा अभी जो मैं सिखा रहा हूं आपको ये अलग आंसर, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी। तो एनबीएफसी में सर ये क्यों है, क्या है, मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, बस ये है तो ये है, ऐसे का ऐसे ही अपने को याद करना पड़ेगा, जैसा दे रखा है ना ये लोग ने वैसे अपने को याद करना पड़ेगा। सी माई सिंपल लॉजिक इज ओनली, आज तक जिसको भी ज्ञान चाहिए, देखो मैं कहता हूं आप जो मुझे अभी देख रहे हो लाइव एंड रिकॉर्डेड में, तुम्हारे पास मुझसे भी कहीं ज्यादा नॉलेज होगा, बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में, मतलब किलो वाइज भर रखा होगा, क्विंटलों में भर रखा होगा, पर क्या है, कोई फायदा नहीं। क्यों? डिग्री नहीं है। बस आज मेरे को क्या चाहिए सर? डिग्री। डिग्री के लिए क्या चाहिए? मार्क्स। मार्क्स चाहिए अपने खाली, बस मार्क्स दे दे भगवान। भाई ज्ञान तो मिलता है ना गूगल पे, भाई साहब जो तुमको चाहिए तुमको गूगल पे सब मिलेगा, प्यार के अलावा बॉयज, बाकी सब चीजें आपको गूगल पे मिलेगी। सो अंडरस्टैंड, देखो हमेशा ना एक और चीज होती है, एक्सेसिव स्टडी रिजल्ट्स इनटू फेलियर, एक्सेसिव स्टडी रिजल्ट्स इनटू फेलियर। जो ज्यादा था ना सर ये ऐसा क्यों है, ये क्या है क्यों ऐसा नॉर्मल बच्चा, सर ने पढ़ा दिया, होता होगा ऐसा कुछ तो यार, हाइट ही हो गया, अपने क्या करने के। वही अल्ट्रा प्रो मैक्स बच्चे, ये ऐसा क्यों हुआ था, ये ऐसा नहीं था ना, वैसा उसमें ऐसा ना, भाई जैसा है वैसा है ना, क्यों कब कहाँ कैसे करते रहोगे ना, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जाएंगे। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, क्लियर हो जाओ। जो दोनों ग्रुप दे रहा है रैंक एम कर लीजिए, आ सकता है ऐसा नहीं आता। ठीक है, जो एक ग्रुप दे रहा है क्लियर होने का उद्देश्य है अपना, तो बस सिंपल है। एक्स्ट्रा नॉलेज, excessive knowledge results into failure. People who have studied so much, they have also failed. And people who have studied less, आपके दोस्तों में कोई तो होगा, कम पढ़ा तो साला पास हो गया। क्यों? नसीब नहीं है, वो स्मार्टली पढ़ा। नसीब तो डेफिनेट चाहिए अपने को, पर वो स्मार्टली पढ़ा, बस। एंड माई ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, आपको क्लियर करा के देने का है, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को, खाली क्लियर। तो ये जो है ना आंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी, इसका एक कोड बनता है M1CR।
क्या बनता है सर? एम फन सिया. व्हाट्स द कोड गाइज? एम फन सिया. एम फन सिया. यम. मिस अप्रोप्रिएशन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. सर मतलब क्या है इस आंसर का? एनबीएफसी वाले जब अपना अकाउंट्स बना रहे होंगे एंड वहां पर अगर कोई फ्रॉड वर्ड मिलता है तो उनको आरबीआई को अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ता है. ये कुछ डिस्क्लोजर है. क्या है सर? एम फंसिया. ऐसे लिखना जैसा लिखा हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. मैं स्क्रिबल कराऊंगा, याद हो जाएगा. मिस अप्रोप्रिएशन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. मिस अप्रोप्रिएशन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. येफ. फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट थ्रू फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोगस चेक वेक साइन करके एनबीएफसी से पैसे विड्रॉ कर लिए, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स कर रखा है, फिक्टिशियस अकाउंट से कुछ प्रॉपर्टी कुछ कन्वर्जन कर रखी है, एनबीएफसी ने पकड़ लिया. लिखो, उसको डिस्क्लोज करो. फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट थ्रू फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यू. अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड फॉर रिवॉर्ड और इलीगल ग्रेटिफिकेशन. अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लोन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मैं गया बैंक वाले के पास. देखो शक्ल तो जब गरीब जैसी है ना अपनी, तो नहीं मिला मेरे को लोन. अब मैं गया मैनेजर के पास, मैनेजर भैया करा दो ना जरा, प्लीज करा दो ना. वो बोले सर करा तो देंगे, पर अभी क्या मार्केट में नया आईफोन 15 आ रहा है, तो जरा बिटिया के लिए भिजवा देंगे आप जरा. मैं सर ठीक है. तो मेरी एलिजिबिलिटी नहीं बैठ रही थी लोन लेने की, पर मैंने क्या किया, एनबीएफसी के किसी मैनेजर को, डायरेक्टर को पैसा खिलाया, ब्राइब घूस खिलाया अपन ने उसको, एंड लोन सैंक्शन कर लिया, पकड़ा गया. तो एनबीएफसी क्या करेगी, उसको डिस्क्लोज करेगी. अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड फॉर रिवॉर्ड और इलीगल ग्रेटिफिकेशन. येन. नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस. क्या बोलोगे आप? नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस. सिया. चीटिंग एंड फॉर्जरी. आई. irregularity in forex, that's forex transactions. My favorite, any other type of fraud not coming under specified heads above. Any other type of fraud. एक जमाने में इंस्टीट्यूट का हॉट फेवरेट आंसर हुआ करता था. ये इतना रिपीटेटिव था ना, ये मतलब हर दूसरे तीसरे टाइम में दिख जाता था. एम फंसिया. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी. तो ओल्ड सिलेबस, तुम लोग अभी ओल्ड हो ना, ओल्ड से जो ओल्डर हुआ करता, पुराना जो सिलेबस, हॉट फेवरेट क्वेश्चन. एम फंसिया. मिस अप्रोप्रिएशन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. F. Fraudulent encashment through forged instruments. U. Unauthorized credit facilities given for reward or illegal gratification. N. Negligence and cash shortages. C. Cheating and forgery. I. Irregularities in forex. A is any other type of fraud. M. Fun. C. फिर इसी का आंसर है. वो क्या कहता है, आपने को सेपरेट डिस्क्लोजर करना है. सेपरेट डिस्क्लोजर किसके लिए? इफ देयर आर कैश शॉर्टेजेस फॉर मोर देन ₹10,000, खत्म. एंड if the cash shortage is more than ₹5,000, if it is detected by MIA, if it is detected by MIA, Management Inspecting Officer Auditor. Boys, it is MIA, Management Inspecting Officer and Auditor, and not reported on the occurrence by the person handling cash. मतलब कैशियर ने नहीं बताया. तो मतलब ए वाला जो कैटेगरी हुआ ना, वो कैशियर, क्योंकि कैशियर ने डिटेक्ट किया कि कैश शॉर्टेजेस है फॉर मोर देन 10,000, उसका अलग डिस्क्लोजर करना है. अगर मियाँ ने डिटेक्ट किया है तो सर मोर देन 5,000. मियाँ कौन हो गए सर? मियाँ बोल सकते हो, आईएम बोलो, अम्मी बोल सकते हो, जो बोलना है बोलो. मैनेजमेंट इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एंड ऑडिटर. तो अगर उन्हें 5,000 के ऊपर का पकड़ा तो उसका अलग डिस्क्लोजर करना है. कैशियर ने पकड़ा तो मोर देन 10,000. ये एमसीक्यू भी बन सकता है आपका. मोर देन 5,000, मोर देन 10,000. मियाँ के लिए मोर देन 5,000, कैशियर के लिए मोर देन 10,000. अच्छा. NBFCs having overseas branches should also report all frauds perpetrated, मतलब which have happened at such branches or offices to the RBI as per the prescribed format and procedure. तो अपने को RBI को वो भी देने का है. तो अगर फॉरेन ब्रांच है आपकी, कोई विदेश में है, इंडिया में कहीं भी है, वहां भी अगर फ्रॉड हो रहा है वो भी बताने का अपने को. 4 मार्क का 5 मार्क का आंसर क्या है बच्चों? ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी. अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं आपको लिखवा दूंगा बाद में. पॉइंट नंबर 4 and 6 मतलब नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस, एंड पॉइंट नंबर 6 क्या है? इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन. ये आपको तभी डिस्क्लोज करना है. इट हैज टू बी डिस्क्लोज ओनली इफ द इंटेंशन टू चीट is suspected or proved. Only if the intention to cheat is suspected or proved. ये देखो,
cases of negligence and cash shortages and irregularities in forex, that is DNA, that's 4 and 6, are to be reported as fraud only the intention to cheat or defraud is suspected or proved. ये एक अलग से छोटा सा डिस्क्लोजर पॉइंट है खाली, तो मेरे को रिस्क नहीं लेना, तो मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ पर लिखने है खाली, बाकी सब सेम है, ठीक है. सो देखो द कोड इज एम फंसिया, एक बार स्क्रिबल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा. एम फंसिया, चलो बोलोगे एम से क्या है. सर एम से है आपका मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. Misappropriation, criminal breach of trust. F, fraudulent encashment through forged instruments or manipulation of books of accounts. Very good. U, unauthorized facilities granted for reward or illegal gratification. N, negligence and cash shortages. C, cheating and forgery. I, irregularity in foreign exchange transaction. A से any other, ठीक है. फिर क्या बोलना है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये आपको तभी डिस्क्लोज करना है इफ द इंटेंशन टू चीट इज सस्पेक्टेड और प्रूव्ड. शक है या फिर डाउट अपने को. अच्छा सर, फिर वो कैश शॉर्टेज में एक अलग से पॉइंट है. कैश शॉर्टेजेस में अब बोले वो इंटेंशन चीट का हो ना हो, इसका अलग से प्रेजेंटेशन है. सर इफ इट इज मोर देन ₹10,000 एंड इफ इट इज मोर देन ₹5,000. अच्छा, ये किसने डिटेक्ट किया होगा सर? मियाँ ने डिटेक्ट किया होगा. मियाँ ने. सर मियाँ कौन हो गई? मैनेजमेंट हो गई. आई से इंस्पेक्टिंग ऑफिसर हो गया. ए से ऑडिटर. ए से ऑडिटर. और ये बेसिकली कैशियर हो सकता है. ये लिखना नहीं आपको, बोलना है खाली ऐसा, केसेस फॉर कैश शॉर्टेज फॉर मोर देन 10,000 एंड केसेस फॉर कैश ऑफ शॉर्टेज ऑफ मोर देन 5,000 इफ डिटेक्टेड बाय मियाँ एंड नॉट बाय पर्सन हैंडलिंग कैश. हो गया. अच्छा, आपका जो फ्रॉड है अगर ब्रांचेस में भी हो रखा है वो भी आपको अलग से डिस्क्लोज करना है. क्लियर? कूल. तो वी स्टॉप हियर. 50% ऑफ द चैप्टर इज ओवर. चार क्वेश्चन बचे खाली, बस वो कल हो जाएंगे आपके. ओके, प्लीज ओपन योर नोट्स. लिख रहे अपन अभी. समझ आया कैसा क्वेश्चन आता है? ग्रेट. जो कल नहीं आए थे प्लीज पेजेस पूछ लीजिए, कितने छोड़ने, क्या छोड़ने. और हेडिंग दीजिए ऑडिट ऑफ एनबीएफसी. पेजेस छोड़ने. कौन से चैप्टर के? पीएसयू के. पीएसयू के 11 पेज. ठीक है. ऑडिट ऑफ एनबीएफसी लिखे. लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ एनबीएफसी. मीनिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी, ऐसा लिख दीजिए, मीनिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी. लिखो पहला पॉइंट. एनबीएफसी मीन्स क्या करेंगे अभी आप? 3 एरो बनाओ. 3 एरो. पहला, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which is a company. दूसरा, a non-banking institution
second arrow, non-banking institution which is a company, non-banking institution which is a company with principal business which is a company with principal business of receiving deposits or lending तीसरे वाले में आ जाइए, any other institutions as notified by CG. Any other institution as notified by CG. ठीक है, तो इसको आप बना देंगे पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2 बनाएं. देखो अभी, टू कॉन्स्टिट्यूट it as NBFC following conditions should be satisfied. Following condition should be satisfied. Income from financial assets, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, should be more than 50% of total income and financial assets should be more than 50% of total assets, और इसके नीचे ब्रैकेट में netted off by intangible assets. Then netted off by intangible assets. फिर थर्ड पॉइंट, such NBFCs लिखिए, such NBFCs shall have net owned fund of minimum rupees 2 crore, net owned fund of minimum rupees 2 crore, and they should apply to RBI for registration. They should apply to RBI for registration. They should apply to RBI for registration. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, लिखिए यहां पर, डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड NBFC. Difference between bank and NBFC. पहला पॉइंट, NBFC cannot accept
demand deposits, NBFCs cannot accept demand deposit but some NBFCs can accept term deposits. Some NBFC can accept term deposits. Number 2, NBFCs do not form part of payment and settlement system. NBFCs do not form part of payment and settlement system and cannot issue checks drawn on itself. Cannot issue checks drawn on itself. Then third, deposit insurance and credit corporation, credit guarantee corporation, deposit insurance and credit guarantee corporation, ब्रैकेट में लिखिए DICGC is not available to the depositors of NBFC unlike in case of banks. Then next, last point, no minimum exposure to priority sector, ब्रैकेट में लिख दीजिए एग्रीकल्चर. No minimum exposure to priority sector, bracket में agriculture, is required by NBFC. थर्ड क्वेश्चन लिखिए. Question number 3, prudential norms of NBFC. थर्ड क्वेश्चन, prudential norms of NBFC. उसमें आप लिखेंगे A, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. तो A बड़ी हेडिंग हो जाएगी आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. A बड़ी हेडिंग capital requirements. पहला पॉइंट देखो, every NBFC shall maintain a capital ratio. Every NBFC shall maintain a capital ratio consisting of tier 1 and tier 2 capital
टीयर 1 का स्पेलिंग है TIER, टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल ऑफ मिनिमम 15%. मैं सीधा लिखवा रहा हूँ, कैपिटल रेशियो कंसिस्टिंग ऑफ टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल ऑफ मिनिमम 15%. ठीक है. देन सेकेंड पॉइंट, टीयर 1 कैपिटल shall be minimum 10%. Tier 1 capital shall be minimum 10%. Tier 1 capital shall be minimum 10%. Then third point, in case of NBFCs, lending against gold jewelry, the tier 1 capital shall be minimum 12%. Shall be minimum 12%. ठीक है. अब उसमें लिखिए B, इनकम रिकॉग्निशन. अब आप क्या करेंगे, ऐसा कॉलमनर बनाने का आपने को. ठीक है, कॉलमनर. तो ऊपर तो अभी, अरे यार शी, सुनो, इतने हो रहा है. ठीक, ऊपर कॉलम बनाना है. एक पहला कॉलम बनाए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स. सेकेंड कॉलम बनाइए अपना, लिखो पर नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी RBI डायरेक्शंस 2016. उधर सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी RBI डायरेक्शंस 2016. ये देखो. सो अब लिखोगे पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. NPA 6 months ऐसा दीजिए, मोर देन और इक्वल टू 6 months. उधर मोर देन और इक्वल टू 3 months. फिर पेंसिल से अगर दूसरी इंक है, लीज रेंट हायर परचेज के लिए 12 months पकड़ते हैं, वहां पर लीज रेंट हायर परचेज के लिए 3 months पकड़ते हैं. स्टैंडर्ड नो रिस्क. फिर सब स्टैंडर्ड में NPA है लेस देन और इक्वल टू 18 months. यहाँ पर है NPA लेस देन और इक्वल टू 12 months. चौथा डाउटफुल. सब स्टैंडर्ड रहा है मोर देन 18 months, सब स्टैंडर्ड रहा है मोर देन 12 months.
Let me know once it is done. डन. ओके, अब आप लिखेंगे सी प्रोविजनिंग. कॉपी कीजिए इसको. 5 मिनट्स, ये लास्ट पार्ट सोचल, 5 मिनट्स, ये लास्ट पार्ट लिखवा हूं खाली बस. Copy this. ये बराबर लिखना. तुमको मैंने तरीका बता दिया. नॉन सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट, नॉन डिपॉजिट एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी आरबीआई डायरेक्शन 2016. डन है. एवरीबॉडी परफेक्ट. ठीक है. सो वी स्टॉप द क्लास हियर. वी कंटिन्यू टुमारो सेम टाइम 7 PM अपने, वही 7 to 9. ठीक है, 7 to 9. इसका अच्छा एक रिक्वेस्ट है, जो लोग जा रहे हैं अभी और जो मुझे रिकॉर्ड में भी देखेंगे, प्लीज़ नोट्स लिखो, प्लीज़ नोट्स लिखो. बहुत लोग छोड़ दिए बीच में अभी, क्योंकि मैं नोट्स लिखा था. इमरजेंसी बात अलग है, बट प्लीज़ लिखिए नोट्स, क्योंकि दिक्कत है, लोगों को याद नहीं रहता. समझो भीड़ फेल हो रही है. वी हैव टू बी लिटिल डिफरेंट. प्लीज़ लिखिए. ओके, बाय गाइस, टेक केयर. Aim for a rank or 70+, whichever is earlier. Bye bye guys.